ग्रीक हिस्टोरियंस जिनकी आप बात करते हैं, आप उनकी एग्जिस्टेंस को भी प्रूव नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई लेडीज पहनी हुई थी उसको कुरान की आयत बोल के ये लोग। अब जैसे आप देखो यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको औरंगजेब को एम्परर बोलना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। जो कार्विंग वाला जो स्टोन है, अगर आप उसको पलट दोगे तो पीछे में कुरान की आयतें लिखी हुई है। ऐसे आप रिवर्स करते तो वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के सारे कार्विंग सबको मिल जाएंगे। कली के साथ 390 करोड़ लोग होंगे उनके साइड में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं भारत की कल्चरल हेरिटेज के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में। और लास्ट टाइम भी हमने कुतुब मीनार के बारे में बात की थी और उन्हीं सेम बंदे के साथ हम फिर से बात कर रहे हैं। अभिषेक भाई हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं। तो राम राम अभिषेक भाई। और लास्ट पॉडकास्ट बहुत तगड़ा गया, लोगों को बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने कहा कि एक इसका सेकंड पार्ट अवश्य रखते हैं। आप यहाँ पे आए हुए थे तो अच्छा लगा कि आपने फिर से यहाँ पे दर्शन दिया हमें। तो अभिषेक भाई मेरे को ये बताओ कि ये जो आपकी कुतुब मीनार फाइंड करने की जर्नी थी कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुब मीनार नहीं है एक्चुअली, वो कुछ और है, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? अच्छा, मतलब ये थॉट क्यों आया? मतलब अभी आप 23-24 साल के लड़के हो हैं, ये सोचा क्यों आपने? 26। अरे यार वो तो अब हो गए ना, जब बुक लिखने लगे थे तब तो 23-24 साल के थे। तो मतलब 23-24 साल के लड़के को लड़की पटाने के अलावा कुछ और नहीं सोचता है, आप मीनारे ढूंढ रहे हो, चक्कर क्या है ये? देखिए, चक्कर ये था कि हमारी जो हिस्ट्री है जब हम पढ़ते तो हमको ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। आप जब भी पढ़ोगे कोई यहाँ लड़ रहा है, कोई वहाँ लड़ रहा है, किसी ने इसको मारा, किसी को उसको मारा। अब ये आपने किसी ने इसको मारा, किसी ने उसको मारा। भाई मेरे को एल्विश मैक्सवेल है, क्या नाम? मैक्सटर्न। हाँ मैक्सटर्न। और वो रजत दलाल और वो सोलंकी, ये जो क्लाउड चल रहा है आजकल भाई साहब गजब। मैं फरीदाबाद आ चुका हूँ, मैं नोएडा पहुंच चुका हूँ, मैं ये चल रहा हूँ, यही ध्यान आया लड़ने के नाम पे तो मुझे। आजकल का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, ई लफड़ा हो गया पहले वॉर होती थी, पहले का वॉर था वो थोड़ा ई लफड़ा नहीं, वो थोड़ा जी लफड़ा था भूमि को लेके। हाँ। बट हमको उसमें भी यही पढ़ाया जाता था कि चलो अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हो रही है, और ये पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप हारे थे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। मतलब वो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, मतलब जैसे कि आजकल जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज़, वो आप मान सकते हैं कि हिस्ट्री भी एक तरीके की फेक न्यूज़ है। लचित बोरफुकन के बारे में हमको कभी नहीं पढ़ाया गया। अभी मैं ना एक किसी से बात कर रहा था, आभास मलधियार आए हुए थे घर पे। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, या फिर वो शहजाद भाई से भी बात कर रहा था, शहजाद पूना वाला से, वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी ये आजकल ऑल्ट न्यूज़ टाइप के लोग आ गए हैं जो फैक्ट चेकर कर रहे हैं, फैक्ट चेकर बन गए हैं। इससे पहले हमारे जो हिस्ट्री राइटर्स थे, रोमिला थापड़ और इरफान हबीब टाइप के, ये वो काम कर रहे थे जो ऑल्ट न्यूज़ कर रही है। ये तब के फैक्ट चेकर बने हुए थे या फैक्ट मैनिपुलेटर बने हुए थे। तो उन्होंने जो लिख दिया हमने मान लिया, अरे भाई इन्होंने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। तो वो वाली बात हो गई थी। अब हल्दी घाटी के ऊपर जो डिस्प्यूट था, उसमें इंदिरा गांधी जब गई थी हल्दी घाटी के वहाँ, तो जो स्तंभ बना था, जो स्टैचू लगी थी और सारी चीज़ें जो स्टोन लगा था, उस पर ये लिखवाया गया कि मतलब उस पर पहले लिखा हुआ था कि महाराणा प्रताप हारे। इंदिरा गांधी के टाइम पे वो चेंज हुआ, तब ये हुआ था कि मतलब यहाँ पे अभी डिस्प्यूटेड है कि कौन हारा कौन नहीं हारा, तो किसी का भी नाम नहीं लिखा गया। तो वो एक्चुअली जो रण था, वो एक्चुअली जो सुनने में आया था, वो तो मतलब ऐसी बात थी कि वो एक तरीके से ड्रॉ था जिसमें अपर हैंड जो था वो महाराणा का था। अपर हैंड महाराणा का था। तो हम ये मान सकते हैं कि महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। सो अब जब आप पढ़ते हैं तो एक तरीके से एज अ हिंदू मुझे अशेम्ड फील होता है कि जितने भी हम राजा महाराजा लड़ रहे हैं, हमारे राजा को हमेशा हारा हुआ दिखाया जा रहा है। और फिर एक ये भी क्वेश्चन उठता है कि हाँ, अगर हम राजा महाराजा हमारे हारे भी हैं कभी भी,
तो देन हम हिंदूज आज तक जिंदा कैसे हैं? इतने सारे टेम्पल्स हैं, हमारी डेमोग्राफी भी इन इंडिया बहुत ज़्यादा है अभी 80% के करीब। ये रतलू जी बोलते हैं ना इस बात को। हाँ। वो क्या कहते हैं कि ये मुगल्स जो थे या जो इस्लामिक पीरियड था उसमें बिट्स एंड पैचेस में उन्होंने कॉन्कर किया था। ऐसा नहीं था कि पूर्ण भारत को उन्होंने कभी नहीं किया। वो तो थोड़ा सा दिल्ली ले लिया, जिसने दिल्ली ले लिया उसका राज मान लिया गया। दिल्ली को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी थी? क्या मतलब? कभी इंपॉर्टेंस था ही नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, दिल्ली को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई हमारी हिस्ट्री की बुक्स में? क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आज के समय में अगर हम कोटा को देखेंगे तो एजुकेशनल हब है। बिल्कुल है, ठीक है। और एजुकेशनल हब के साथ साथ अगर हम वहाँ पे कोई ऑब्जर्वेटरी खोल देते हैं तो वो राजस्थान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है, जहाँ से आपका व्यापार भी चल रहा है, आप एजुकेशन में भी आगे हैं, प्लस रिसर्च में भी आप आगे चल रहे हैं। तो एक तरीके का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है जिसको लोग दूर दूर तक, जिसकी बातें चलेगी आजकल तो चलो सोशल मीडिया है करके जल्दी पता चल जाता है कि कोटा में क्या हो रहा है। खैर वो बात की बात है। तो वैसे ही दिल्ली उस समय क्या था, एक तरीके का एजुकेशनल हब था। एस्ट्रोनॉमी के लिए दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। तो दिल्ली एक तरीके की इम्पोर्टेंट प्लेस थी उस समय। तो जब वर्ड ऑफ माउथ फैलता है कि हाँ भाई दिल्ली में इतनी बड़ी मीनार है या दिल्ली में इतने बड़े किले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर हमला करेगा तो सबसे पहले उस जगह को हमला करेगा जो जगह इम्पॉर्टेंट आपको दिखाई जा रही है। क्योंकि जब हमला हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के टाइम, पृथ्वीराज की राजधानी अजमेर थी जी, ना कि दिल्ली। बिल्कुल। और जब लड़ाई होके जीती भी तो फिर ये लोग बोलते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में बनाए। क्यों बनाए? अगर बनाते, तुम जीते भी हो तो अजमेर में बनाओ। बिल्कुल सही बात है। अजमेर में तो इनका ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में है ना दरगाह, अजमेर में दरगाह है, मीनार कहाँ है, विक्ट्री टावर कहाँ है? और लड़ाई भी यहाँ पे नहीं हुई है, वो और कहीं हुई है, वहाँ पे भी नहीं बना टावर। जब जहाँ लड़े, जहाँ जीते वहाँ बना लो, दिल्ली में क्यों? जहाँ पे मतलब उनका ये हो गया ना कि जहाँ पे बना हुआ मिल गया वही ले लिया, नाम चिपका दिए, अपने नेम प्लेट लगा दिए। अब एक्चुअली में दिल्ली को अगर आप देखोगे तो कैपिटल कभी बना ही नहीं सकते। दिल्ली चारों साइड से ओपन है और प्लेन में है। जैसे कि आप मगध को देखोगे, मगध 3 जगह से पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है। एक तरीके से, एक तरफ से ओपनिंग है, तो आप वहाँ पे अटैक नहीं कर सकते 3 तरीके से। एक तरफ से करोगे तो वहाँ पे आपको भारी रिटेलिएशन फेस करना पड़ेगा। दिल्ली चारों साइड से ओपन है, कहीं से भी हमला हुआ या तो आप भागोगे या तो चारों साइड से घेरे जाओगे। तो दिल्ली कभी भी कैपिटल के नज़रिए से कभी दिल्ली को रखा ही नहीं गया। वो एजुकेशन हब था एंशियंट टाइम में, वो भी एस्ट्रोनॉमी का। सिर्फ मेटलर्जी के लिए अलग है। एस्ट्रोनॉमी का क्यों? क्योंकि देखो, एक होता है टॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया के बीच से जाता है, और एक होता है सब लूनर लैटिट्यूड होता है। मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि साल में एक बार सूरज 90 डिग्री ऊपर जाता है वहाँ पे, वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद वो नीचे चले जाता है, जिसको हम अपने हिंदू ट्रेडिशन में बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ सूरज जा रहा है, और दक्षिणायन मतलब दक्षिण की तरफ सूरज जा रहा है। तो जिस तरीके से सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन होता है, वैसे ही चांद का भी होता है। वो भी 27 दिनों में, हर 27 दिनों में एक बार वो मैक्सिमम लिमिट में आएगा और फिर वो साउथ डायरेक्शन में चले जाएगा। तो दिल्ली वो मैक्सिमम लिमिट है कि जहाँ तक चांद आता है 90 डिग्री में। अच्छा, दिल्ली पे बिल्कुल चांद 90 डिग्री में आएगा, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। तो दिल्ली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाओगे जिसमें आपको सन और मून दोनों की मोशन को कैलकुलेट करना है, तो दिल्ली इज़ द बेस्ट प्लेस। मतलब दिल्ली ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुतुब मीनार बना के आप यूज़ कर सकते हो, बाकी जगह में नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे हिस्टोरियन जितने भी मेरे को अभी तक मिले हैं, उन लोगों ने ये बोला है कि सिर्फ दिल्ली में कुतुब मीनार है, बाकी जगह में क्यों नहीं है? कि बाकी जगह सब लूनर लैटिट्यूड में आता ही नहीं है। और सब लूनर लैटिट्यूड में छोड़ो, इंडिया के बीच में भी नहीं आता है। तो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाती है, सिर्फ आप यहीं बना सकते हो और कहीं नहीं बना सकते। अच्छा, तो अभी हम एरिस्टोटल की भी बात कर रहे थे,
एरिस्टोथनीज की, सॉरी, उसकी भी बात कर रहे थे। तो जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था उससे पहले हम जब बात कर रहे थे तो वो भी कुतुब मीनार के बारे में कुछ बात करता है, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, उससे रिलेटेड कुछ बात करता है, सिमिलर बात करता है। तो वो भी एक बार बताइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। हाँ, अब बहुत क्वेश्चन ये उठते हैं कि अगर इंडियंस ने इसको एज अ सनडायल बनाया या लूनर डायल या मून डायल की तरह बनाया है तो उनको पृथ्वी की सरकमफेरेंस के बारे में पता होगा, पृथ्वी के रोटेशन के बारे में पता होगा कि पृथ्वी गोल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि हजारों साल पहले लोगों को ऐसे पता कि पृथ्वी गोल है। तो अभी हमको पढ़ाया जाता है एरिस्थोथनीज के बारे में जिसने अर्थ की सरकमफेरेंस 1400 साल पहले तक तो नहीं पता था पृथ्वी गोल है। बट हाँ 2000 साल पहले पता था ग्रीक्स को। वो ये लोग कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ते हैं एजुकेशन सिस्टम वाले। तो अब एरिस्थोथनीज ने 2000 साल पहले एक थ्योरी दी थी कि आप कैसे अर्थ की सरकमफेरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सरकमफेरेंस मतलब गोलाई किसी भी चीज़ की, तो गोल ही मान रहा होगा ना पृथ्वी को। तो उसका कहना यह था कि आप एक पोल बनाएंगे टॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो थोड़ा गहरा हो, दैट मीन्स एक वेल जैसा। तो क्या होता है जब सूरज टॉपिक ऑफ कैंसर में आता है 90 डिग्री में, तो जो वेल होती है वेल में शैडो नहीं बनती है, मतलब पूरा वेल लिट हो जाता है लाइट से। और बट जो पोल है अगर टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो उसमें शैडो बनती है कुछ डिग्रीज की। जैसे उसने कहा है कि हमने 7 डिग्री ऊपर रखा है टॉपिक ऑफ कैंसर से, दैट मीन्स 23.5 डिग्री प्लस 7 कर लो आप, तो जितना आपका आंसर आएगा 30.5 आ गया। हाँ, तो 30.5 डिग्री में आप एक टावर बना दो, उसने ये कहा था। अच्छा। जैसे कि उनका कहना है कि वेल ऑफ सीरीन जो है वो इजिप्ट में एक जगह है, वहाँ पे उसने कहा था कि एक वेल है जिसको वेल ऑफ सीरीन बोलते हैं, वो टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। और अलेक्जेंड्रिया जो 30.5 डिग्री लैटिट्यूड में है, वहाँ पे एक टावर है जिसकी शैडो बनती है तो एक एंगल मिलता है 7 डिग्री का। अच्छा। 7 डिग्री और फिर आप सीरीन तक देखिए तो 500 स्टेडियाज होते हैं, फिर आप उसमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए तो आपको अर्थ की सरकमफेरेंस मिल जाती है जो करीबन 44,000 किलोमीटर्स के करीब है। उसने ये कह के उसने ये क्लेम किया कि मैंने अर्थ की सरकमफेरेंस निकाल दी। बट ये भी पता नहीं कि एरिस्थोथनीज था कि भी नहीं, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में टावर कभी मिला नहीं, सीरीन में कभी वो वेल मिला नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। टूट गया होगा, भर गया हो सकता है पर खुदाई में तो मिलना चाहिए। नहीं मिला ना, नहीं मिला, गायब। तो खुदाई हुई भी थी, जैसे हस्तिनापुर वगैरह इन सब एरियाज की तो खुदाई ही नहीं हुई, इनका ढूंढने का कभी कुछ प्रयास ही नहीं हुआ, तो क्या वहाँ पे खुदाई हुई भी कि नहीं हुई, वो भी तो बात है। ये भी तो बात है। और कुछ हिस्टोरियंस तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये भी सवाल उठाते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियंस जिनकी आप बात करते हैं आप उनकी एग्जिस्टेंस को भी प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा। बट वैसे ही सिमिलर वेल इंडिया में है टॉपिक ऑफ कैंसर में। अच्छा। और वैसे ही सिमिलर पिलर ये अपना कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के पास 2 पिलर है वैसे सेम टू सेम। हाँ। आपका आयरन पिलर भी हो गया और कुतुब मीनार नहीं, सॉरी, आयरन पिलर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सेम टू सेम पिलर आपका टॉपिक ऑफ कैंसर में भी है जिसको हीलियोडोरस पिलर बोलते हैं। अच्छा। दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली सेम है। दोनों की बनावट भी सेम है। कहाँ पे है वो? ये आपको विदिशा में। अच्छा, तो विदिशा में और दिल्ली में दोनों सेम आइडेंटिकल पिलर्स हैं। ये क्यों है? अब वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर उसकी बात को माने आपका एरिस्थोथनीज की बात को, तो आपको सिमिलर पिलर्स मिल गए। कुआं अगर आप बोलते हैं, जैसे जो मैंने कुआं की बात करी कि एक वेल ऑफ सीरीन होगा, वो वैसा वेल भी है सेम टू सेम टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, विदिशा में ही है। हाँ। अच्छा, तो विदिशा और दिल्ली 2 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लूनर एंड सोलर इसको देखने के लिए। हाँ, लूनर एंड सोलर मोशंस को कैलकुलेट करने के लिए दिल्ली और विदिशा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ऐसा क्यों है? पर विदिशा भी इसको बोलते भी इसलिए क्योंकि वो इंडिया के एकदम सेंटर में है। अच्छा। चारों दिशाओं का केंद्र एक ही है, विदिशा। उसकी कोई दिशा नहीं है। नागपुर नहीं है? 0 माइलस्टोन तो नागपुर में है ना? नागपुर नहीं है, विदिशा है। आप मैप खोल लीजिए,
भाई नागपुर 0 माइलस्टोन जो आता है, पर ये हो सकता है ना विदिशा जो है वो अखंड भारत का होगा। अखंड भारत का भी है, बट अभी का भी भारत देखोगे ना आप, तो उसमें तो नागपुर में 0 माइलस्टोन आता है? नहीं आता। हाँ, मैं तो नागपुर में रहा हूँ भाई, 2 साल में नागपुर में रहा हूँ, वहाँ पे 0 माइलस्टोन आता है। हमारा जो कॉलेज था, अच्छा देखिए, अगर आप उसको बोल रहे हैं, अगर उसको आप लेंगे नॉर्थ ईस्ट और ये सबको करके, है ना, तब या फिर आप लैटिट्यूड की बात करेंगे, जो अभी का लैटिट्यूड जो हम फॉलो करते हैं, शायद उसका बात कर, अभी के हिसाब से, तो अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, मैं पुराने जमाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, अखंड भारत के हिसाब से, अखंड भारत के हिसाब से बात करें तो विदिशा हो सकता है। अभी के हिसाब से नागपुर है। हाँ, अभी के हिसाब से नागपुर है, बट अभी भी अगर आप इंडिया का मैप निकालेंगे, उसको एग्जैक्टली 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो नागपुर थोड़ा सा आपका लेफ्ट साइड में आता है। अच्छा। विदिशा अभी भी सेंटर में। ओके। क्योंकि जो इंडियन मैप देखेंगे तो पेनिनसुला देखते हैं ना नीचे में, पेनिनसुला मतलब जो 3 जगह से कवर करके रखा है, तो कन्याकुमारी हो गया, बीच में विदिशा हो गया, और ऊपर दिल्ली काट दीजिए। तीनों सेम उसमें आते हैं, लाइन में आते हैं, सेम लाइन में। तो वो अभी भी उसका सेंटर पॉइंट है। अच्छा। तो मीन्स विदिशा दिल्ली बेस्ट प्लेस है अगर कैलकुलेशन आपको करना है। कन्याकुमारी क्यों नहीं है फिर? कन्याकुमारी बहुत ज़्यादा फार हो जाता है ना, वो ना टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है। अच्छा। और ना ही सब लूनर लैटिट्यूड में आता है। अच्छा। मैंने बस उसको एक तरीके से बताने रेफरेंस पॉइंट के लिए रखा है कि पेनिनसुला पॉइंट है, बस इसके लिए। इसीलिए दिल्ली को जो लोग बोलते हैं कि कैपिटल था पुराने ज़माने में, दिल्ली कभी कैपिटल नहीं था। हाँ, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था कैपिटल। ये तो मुगल के बाद इन्होंने दिल्ली पे फतेह की बात आनी शुरू हो गई। अदरवाइज तो नॉर्मल अपना अजमेर में लड़ाई हुई है या फिर और सारी चीज़ें हुई हैं। ये दिल्ली तो कभी पॉइंट नहीं था। हल्दी घाटी हुई है, दिल्ली का भी पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे राजा राज किया उसको पता है कि वो सोता भी रहेगा, कब हमला हो जाएगा उसको पता नहीं है, तो उसको कोई फोर्टिफाइड प्लेस ही चाहिए। और दिल्ली में किला भी देखोगे तो लाल किला है, जो लाल कोट का किला था। अब ये लाल किला भी जो है वो बताया जाता है, मतलब मैं कुछ पढ़ रहा था इसी के बारे में, तो वो उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये दिखाती हैं कि वो हिंदू स्ट्रक्चर है। जैसे मतलब हाथी के स्ट्रक्चर्स उसमें बने हुए दिखते हैं, या फिर इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब तो मैं भूल भी रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल 4-5 साल हो गए। तो उसमें जहाँ तक कंक्लूजन ये निकालने का किया गया था कि अनंगपाल तोमर जी के समय पर बनाया गया स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आपको उसके बारे में कुछ पता है तो उसके बारे में भी बताओ। उसके बारे में तो अभी मेरे को कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने लाल किला को छुआ नहीं है। मैं अभी दूर से। चलो अभी चलते हैं, छुआ के लेके आते हैं आपको। चलेंगे। पर ये है ना कि अगर आप लाल किला को देखते हो तो अभी भी उसमें कहीं पे भी देखोगे, आप एंट्री भी लोगे तो उर्दू में कुछ लिख देते हैं। जैसे ताजमहल में एंट्री में आपका लिखा हुआ है उर्दू में, कुतुब मीनार है उर्दू में लिखा हुआ है। बट वो कुतुब मीनार के ऊपर पंगा ये है ना कि जो भी उर्दू में लिखा हुआ है वो जिब्रिश है। हाँ, वो जिब्रिश है, मतलब उसमें कुछ अर्थ नहीं बनता है उसका। इसके ऊपर आई थिंक सर सैयद अहमद खान ने बुक लिखी थी। हाँ, सैयद अहमद खान ने लिखा है कि इसके जिब्रिश लिखा हुआ है। और मेरे को तो लगता है कि इनको समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान में कोई लेडीज पहनी हुई थी। उसको कुरान की आयत बोल के ये लोग पकड़ लिए। वो सऊदी वाले बोल रहे कि अबे क्या कर रहे हो तुम। कह रही ये मतलब हमने जो कुछ भी अरबी में लिखा है उसका अर्थ ये नहीं है कि कुरान ही है वो। अरबी एक लैंग्वेज है, अरबी एक लिपि है, उसमें अगर कुछ लिख दिया तो उसका अर्थ कुरान नहीं हो जाता है। एग्जैक्टली मैं सेम चीज यही बोल रहा हूँ कि कुतुब मीनार में जो भी अरबी में लिखा हुआ है वो कुरान की आयत नहीं है, जिब्रिश है। तो ये एक तरीके का उसको सजाने की कोशिश करी गई है कि उर्दू में लिख दो कुछ भी, ये हमारा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सब चीज़ों को बताने अगर किसी को जाओगे तो पहले मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? बिकॉज उसका नाम क्या है अभी कुतुब मीनार का? कुतुब मीनार। और फिर ऊपर से एनसीईआरटी में लिख दिया। मतलब लोग कहते हैं कि भैया हमें वो नॉलेज दो जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। एनसीईआरटी में तो महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता लिखा हुआ है। कौन सा मतलब कौन से राष्ट्र का पिता है भाई, कैसे है ये? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, हॉकी को राष्ट्र खेल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो कहाँ है भाई, कब डिक्लेयर हुआ? हिंदी को राष्ट्र भाषा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो कब डिक्लेयर हुई बताओ?
ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा थोड़ी है। डिक्लेयर करने की मांग हुई थी या करने जा रहे थे, पर हुआ तो नहीं ना। तो जितनी गलत गलत इंफॉर्मेशंस जो हैं एनसीईआरटी में है, उसके बाहर तो है ही नहीं वो। अब इसमें हम एनसीईआरटी की बात कर रहे थे पहले, तो एनसीईआरटी में अभी ये जो सारा प्रयास हुआ है, आपने किया या नीरज अत्री जी ने किया। नीरज अत्री जी ने आई थिंक एक आरटीआई डाली थी इनके लिए, कुतुब मीनार के लिए, हाँ। एनसीईआरटी वालों को, कि भाई ये बताओ, तुमने लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दो। हिस्ट्री तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ही होता है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता। इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दो। एनसीईआरटी ने कह दिया कि भाई इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। तो मतलब ये वर्षों से जो गलत पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या कलेश है भाई? हमारे बच्चे यही पढ़ते रहेंगे क्या? अब देखिए, एक तरीके का तो साइकोलॉजिकल गेम है ये, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था, समझ गए पहले 5 हाँ, वो तो मक्का से आते थे ना, मक्का से आते थे सीधा। तो अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी हिंदू राज हैं पहले तो उनको एलिमिनेट करो, जितने भी हमारी जितनी उपलब्धियां हैं उनको पढ़ाओ, रटाओ इनको, और ऐसा प्रयास करो कि ये कभी क्वेश्चन ना पूछे आपसे। अब जैसे आप देखो, यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको औरंगजेब को एम्परर बोलना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को फर्स्ट दिल्ली सुल्तान बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, आपको झक मार के लिखना पड़ेगा। सही बात है। क्योंकि देखो, और फिर उसके बाद क्या होता है ना, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन पढ़ के अगर आपको वो सक्सेस मिल जाती है तो आप उस चीज़ को सही मान लेते हो। बिल्कुल। अब जैसे अगर हमको सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि मैं भी यूपीएससी का पेपर दिया हूँ, बट हाँ, मैं डिनाई करूँगा कि भाई ये बंदा अगर ऑप्शन में भी रहेगा तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा। तो भाई काहे का पास हो जाओगे भाई? तो हम तो पास नहीं होंगे ना। पर जो आदमी आईएएस बन के बैठा है उसको बोल दो कि नहीं, कुतुब मीनार नहीं बताया, भाई तुमको कैसे पता? पर नहीं, इसमें ना एक चक्कर ये भी है कि मैं इसी विषय पे एक और अपने मित्र से बात कर रहा था, वो भी मतलब आइडियोलॉजी से हमारी साइड पे ही है और यूपीएससी उन्होंने क्रैक किया है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि भाई मतलब ज़मीर कैसे मान जाता है तुम्हारा ये लिखने का? कहता देखो, सिस्टम को चेंज करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा, पहले लिखो फिर चेंज करो। तो वो सिस्टम में घुसना तो पड़ेगा ना भाई। अब क्या है कि मैं जब बुक लिख रहा था, तो अब बुक्स की जब मेरी बुक पब्लिश हो गई तो मैं इसको लेके गया। मैं अब आईएएस ऑफिसर का नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं गया। अब उनका क्या है कि 12 साल बचा हुआ है अभी ऑफिस में। 12 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हारी बुक से पूरा सहमत हूँ। अच्छा। मुझे जो तुम लिखे हो ना, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, साइंटिफिक है हर चीज़, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, बट मैं 12 साल बाद बढ़ाऊंगा आगे। अच्छा, तो 12 साल तक हम क्या करें? तो 12 साल तक मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं पता 12 दिन बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं 12 साल बाद बताऊंगा। अब ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि उनका नाम खराब होए, मीडिया में वो लोग आए। पर नहीं, जो करने वाले हैं वो कर भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। रिटायरमेंट की बात करते हैं ना। अब आप संजय दीक्षित जी को देख लीजिए। हाँ, वो भी कर ही रहे हैं, आईएएस ऑफिसर थे ना वो। बट रिटायरमेंट की बात बोले ना अगर, पर जो भी है मतलब इम्पैक्ट तो है ना। संजय भाई इम्पैक्ट तो है, बट वो है कि वो इम्पैक्ट के लिए अगर हम लोग 50 साल तक उसकी अगर जॉब बची हुई है तो वेट थोड़ा करेंगे। मेरे को क्या लगता है ना भाई, मेरे को ये लगता है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये 1-2 दिन में तय नहीं होती हैं। ये एल्विश भाई और मैक्सटन वाली लड़ाई नहीं है ना। 1-2 दिन में रजत भाई आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। ये जनरेशंस लग जाती है, जनरेशन लग जाती है। अब देखो, जो झूठ 800 साल से चला आ रहा है, वही पॉइंट ये है ना। पॉइंट ये है कि 800 साल से जो झूठ चला हुआ आ रहा है, आप उसको 80 दिन में तो नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल, आप जनरेशंस खपाओगे तब जाके बदलेगा, तब जाके बदलेगा। बट अगर आपके पास सब का सब प्रूफ है, जैसे अब मैंने अपनी बुक में सैटेलाइट डेटा भी लगाया कि आप भाई सैटेलाइट से चेक कर लीजिए, सब चीज़ से चेक कर लीजिए। आज की डेट में अगर किसी को गलत लग रहा है तो भाई आओ सीधा सीधा मेरे से डिबेट कर लो, मैं तो बोल भी रहा हूँ। पर ये क्या होता है कि हिस्टोरियन का आपको धप्पा चाहिए। अब मेरे पास क्या है कि एमसीए की डिग्री है, मैं आई एम मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो लोग बोलते हैं भाई कंप्यूटर का तुम बताओ, इसमें कहाँ घुस गए। सही बात है, वो हमें भी यही बोल देते कि तुम साला इंजीनियर हो, एमबीए किया है, तुम यहाँ कहाँ घुस गए। पर मेरे को चक्कर ये लगता है ना कि अगर हम नहीं घुसेंगे तो फिर कौन घुसेगा? तो कौन करेगा।
अब सब लूनर लैटिट्यूड पूरे इंडिया में किसी को नहीं पता कि दिल्ली के ऊपर से जाता है, किसी को पता ही नहीं है। आज की डेट में आप कोई भी बुक खोल लो, आपको वो वर्ड मिलेगा नहीं, वो वर्ड मैंने दिया है। अच्छा अच्छा, वैसा वर्ड मिलेगा ही नहीं आपको। क्या बात है, अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने दिया है, तो बाप बनने वाली फीलिंग आ रही होगी आपको तो। तो अब जब आप इससे बात करते, किसी हिस्टोरियन से बात करते हैं या किसी आर्कियोलॉजिस्ट से बात करते हैं, वो लोग पहले डिमांड करते हैं। जैसे मैंने मीनाक्षी जी से बात करी थी जयपुर में, तो वो भी बुक्स लिखी हैं बहुत सारी। मीनाक्षी अरोड़ा जी? नहीं, मीनाक्षी जैन। अच्छा, मीनाक्षी जैन जी, ओके। ठीक है। तो उनसे जब बात हो रही थी तो मैं भी वहाँ पे ऑडियंस में खड़ा हुआ था। तो मैं मोस्टली सारे हिस्टोरियंस का ना, मैं एक क्या बोलते हैं, एक जो सार पकड़ के चलते हैं ना वो लोग, कि एक ही तरीके की उनकी रिसर्च है सबकी। सबको क्या चाहिए? इंस्क्रिप्शन। सबको इंस्क्रिप्शन चाहिए। जब मैं आज जिनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि आपको इंस्क्रिप्शन कितने मिले कुतुब मीनार से रिलेटेड, जो हिंदू इंस्क्रिप्शन है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि पुराने ज़माने में इंस्क्रिप्शन 100 में से मात्र 1 या 2 आदमी ही लिखते थे, बाकी के 99 इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। वो क्या करते थे? मूर्तियाँ बनाते थे। मतलब अपना अगर मैसेज को कन्वे करना है तो आप किसी मूर्ति के थ्रू या किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू आप कन्वे कर सकते हैं, या किसी भी कार्विंग के थ्रू। तो कुतुब मीनार पे ऐसी कितनी कार्विंग्स है? मैंने कुतुब मीनार में बहुत सारी कार्विंग्स है। तो रामायण की है, महाभारत की है। वो कहाँ पे हैं, कैसी हैं, क्या कार्विंग्स हैं? देखिए, कुतुब मीनार में नहीं है, मीनार के नीचे में जो मंदिर बने हुए, स्ट्रक्चर बने हुए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको छोटी छोटी कार्विंग्स मिलेगी सब। वो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। मीनार के ऊपर क्या है? मीनार के ऊपर एक तो जो मेरे हिसाब से है वो है बेल की कार्विंग्स हैं। बेल की कार्विंग्स उस पर बहुत हैं। अब जो बेल की कार्विंग्स हैं वो बेसिकली कुरान के हिसाब से बेल जो है वो सैटेनिक वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो शैतान का इंस्ट्रूमेंट है बेल। जो हमारे मंदिरों में घंटियां लगी होती हैं वो शैतान का इंस्ट्रूमेंट है एज पर देम। तो कुतुब मीनार में कार्विंग क्यों नहीं है, आप ये बोल रहे हो? तो कार्विंग बेल्स की हैं वहाँ पे, कुतुब मीनार पे बेल्स की हैं। अब जो 1914 में जो पेपर मैंने आपको एक बार दिखाया था जब हम लोग लाइव कर रहे थे, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो कार्विंग वाला जो स्टोन है, अगर आप उसको पलट दोगे तो पीछे में कुरान की आयतें लिखी हुई है। ऐसे अब रिवर्स करते तो वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के सारे कार्विंग सबको मिल जाएंगे। मतलब अभी भी आप जो कुरान की आयतें लिखी हुई है जो बोलते पलट दो, उसको अगर आप निकाल के पलट दोगे तो आपको कार्विंग्स दिख जाएगी। उसको मतलब एक तरीके से छुपाया गया है बहुत सफाई से कुतुब मीनार में। बट आप जब नीचे देखते हो, जितने भी मस्जिद के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जितने भी छोटे छोटे टेम्पल्स टूटे उठे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि कार्विंग है रामायण की, महाभारत की, गणेश जी की, दुर्गा माता की, ये सब मिलती है। अब लिखते क्यों नहीं थे, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब इसका रीज़न मैं आपको एक इजिप्शियन माइथोलॉजी की एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ कि वहाँ पे एक देवता है जो एपिस हेड बोलते हैं ना। एपिस मतलब एक तरीके की पक्षी होती है, उसका हेड है, उसमें पक्षी का एक हेड है जिसको बोलते हैं थॉथ, THOTH नामक एक देवता है उनके। उनको कहा जाता है कि उन्होंने इन्वेंशन किया था राइटिंग का। अच्छा। मॉडर्न जितने भी जो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स है ना, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग, विजडम के देवता माना जाता है उनको। उनके साथ एक फेरो की बहस हुई थी, सेटी की। तो सेटी का ये पॉइंट था कि जो भी इंस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग में अगर हम कुछ भी लिखते हैं, हर आदमी उसका डिफरेंट मतलब निकालता है। मतलब आपकी राइटिंग है, अगर वो दुनिया में ट्रैवल करेगी तो हर आदमी उसका डिफरेंट मतलब निकालेगा। मतलब मैं जो लिखा हूँ आपके नज़रिए से अगर वो आप पढ़ोगे तो डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बात। मेरे नज़रिए से पढ़ोगे तो डिफरेंट होगा। मतलब ऐसी है कि मेरी बुक अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो मेरे को बैठ के किसी को समझाऊंगा तो अलग समझ में आएगा, बट वो खुद पढ़ेगा तो उसको अलग समझ में। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप ये नॉट जस्ट आपकी बुक कॉम्प्लिकेटेड है, ये ऑलमोस्ट हर एक चीज में आपको दिखेगा। जो भी आप व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहे हैं यार, आप बंदा बंदी आपस में बात कर रहे हैं और मैसेजेस भेज रहे हैं, साला मैसेजेस के भेजने में आपने किस इंटेंशन से भेजा और उसने किस इंटेंशन से पढ़ा, उस पर कलेश हो गया। ऐसे दुनिया भर की न्यूज़ है। तो उसका भी पॉइंट ये था कि मीनिंग्स होते हैं वो इंसान के साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ चेंज होते हैं सारी मतलब अब उस मतलब ठीक है, रुक गया, क्या हुआ, बंद हो गया था क्या?
यार ये ना हर 30 मिनट बाद बंद होता है। तो 30 मिनट हो गए। अच्छा हाँ, तो हर इंसान का जो रिटर्न जो मैसेज होता है वो उसकी थिंकिंग के साथ चेंज हो जाता है। अच्छा। तब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इंस्क्रिप्शन तो नहीं लिखेंगे बट हाँ हम कार्विंग्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आदमी बोटिंग कर रहा है तो हम सीधा बोटिंग वाला एक बोर्ड बना देंगे और चप्पू का निशान बना देंगे। अगर खा रहा है तो हम खा रहा है लिखेंगे नहीं, बट हाँ हम क्या खा रहा है वो स्पेसिफिक बता देंगे, सेब बना दो खाते हुए। तो जितनी भी हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे आप देखोगे इंस्क्रिप्शन नहीं है, कार्विंग्स है। डांसिंग लेडी तो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो डांस कर रही है ना, सिंगिंग गा रही है। इसीलिए जितने भी टेम्पल्स थे ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये जो लिखा है उसका मतलब क्या है, ये कन्फ्यूजन ना हो करके वो कार्विंग्स बनाते थे। जैसे आप सन टेम्पल देख लोगे वहाँ पे कार्विंग्स है, पता चल रहा है कि डांस कर रहा है। अगर कोई साउथ का भी आदमी आएगा तो वहाँ पे भाषा में नहीं लिखा रहेगा उड़िया में, वो एक्चुअली में दिख जाएगा कि हाँ भाई एक लेडी की मूर्ति है वो डांस कर रही है। तो वो अपने हिसाब से भी हाँ भाई उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये डांसिंग लेडी है। नॉर्थ से भी आदमी आएगा उसको भी पता है कि डांसिंग लेडी है, क्योंकि वो दोनों जानते हैं फेमिलियर है डांस से। लेडी और डांस ये दो चीज़ें हैं, वो दोनों चीज़ से फेमिलियर है। अब उसको अपनी भाषा में नहीं बोलना है, उसको अपनी भाषा में नहीं बोलना है। वो एक कम्युनिकेशन करने का ना बहुत सबसे अच्छा तरीका है कार्विंग्स, रिटर्न से अच्छा। अगर ब्राह्मी भाषा में लिखा रहेगा ना नॉर्थ इंडियंस को समझ में आएगा ना साउथ इंडियंस को समझ में आएगा, अरे क्या है ये जिब्रिश, वो वाली टेंशन। तो उसको एलिमिनेट कर देते थे पुराने ज़माने में। ये इंस्क्रिप्शन बहुत रिसेंट डिस्कवरीज में से एक है। तो इंस्क्रिप्शन को मानना एक तरीके से बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जितने भी हिस्टोरियंस ये सब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ़ बोले बेवकूफ़ बट नहीं बोल दो, हाँ ठीक है। बट मेरा कहना ये है कि आप टेम्पल के लॉजिकल रीजनिंग को खोजिए, ना कि इंस्क्रिप्शन को। अच्छा। इंस्क्रिप्शन में गलत लिखा जा सकता है। अब आपके घर में अगर मैं अपना नाम लिख के चले जाऊंगा और यहाँ पे बाढ़ आ गया, आपका घर डूब गया, आपका घर को कोई एक्सकवेशन करके निकाला 5-6 साल बाद, वहाँ पे मेरा नाम लिखा है अभिषेक सिंह, तो क्या अभिषेक विला हो जाएगा? साला ये आदमी आते हमारा घर को डुबा रहा, मतलब कोई मतलब, एक तो हम घर में बुला रहे हैं ऊपर से घर को डुबा भी रहा है, चक्कर क्या है बे? आप रहते हो फ्लड प्लेन में, यमुना में पानी पड़ेगा तो काम साला डुबा ही दोगे, रहते हैं तो मतलब हम क्या करें, चले जाएं यहाँ से। हड़प्पन सिविलाइजेशन डूब गई थी, ये देखो, मतलब मानेगा नहीं, हम कह रहे हैं कि मान जाओ पर मान नहीं रहे। कमाल के आदमी हो बे। मैं एज एग्जांपल दे रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब हम मजे भी ना लें। हाँ ठीक, पर इंस्क्रिप्शन को क्या है, आप थोड़ा वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं इंस्क्रिप्शन को, बट कार्विंग्स को आप इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमारे जितने भी कर तो गया कुतुब, कहाँ कर पाया, इन्फिल्ट्रेट तो किया, ये उसके ऊपर लिख दी जिब्रिश कुरान की आयतें, जिब्रिश कुरान की लिख दी, बट एटलीस्ट नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। जिब्रिश लिखा है ना, हाँ लिखा जिब्रिश। तो पर अब इसका मुद्दा ये है कि देखो अभी ये जो सारी बातें हुई, इससे इतना इफेक्ट हुआ कि एनसीईआरटी से कुतुब मीनार गायब हो गया। हाँ। लेकिन उसकी असलियत क्या है, ये शायद इसके कंक्लूजन पे अभी कोई नहीं पहुंच पाया है, तो इस वजह से वो एनसीईआरटी में आया नहीं है, या क्या चक्कर है, आपको क्या लगता है? आई थिंक एनसीईआरटी से बात करना ना, मतलब मेरे को तो फालतू लगता है, क्योंकि ये कभी सुनते नहीं है। तो मैंने क्या किया है, अभी जो भारत बोर्ड बना है, जो हमारे वो बना है, समझ गया, रामदेव जी उनके अंडर चल रहा है, उनको दी गई है इसकी जिम्मेदारी। तो मैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उनके वेबसाइट में नंबर से कॉल लगाया, ईमेल किया, 1 साल हो गया जवाब नहीं आया। उनका भी वही चल रहा है, और अभी तक तो मेरे को कुछ सुनने में भी नहीं आया कि अब तक क्या किए। उसका तो अभी बोर्ड को पहले लागू किया जाएगा, उसके बाद उसमें तो प्रोसेस लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। सो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता फैलाएं कि कुतुब मीनार एक्चुअल में है क्या, यूज़ कैसे आता है, क्यों करता है। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम नीचे से शुरुआत करें, हम डायरेक्ट एनसीईआरटी में पहुंच नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये पढ़ रहे हैं, और इसी एनसीईआरटी के बेस में हमारी सारी एग्जामिनेशंस सेट हैं।
आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम करो, आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। सही बात है, बिना उसके आप एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर सकते। सो हम डायरेक्ट ऊपर तो नहीं जा सकते, बट हम नीचे से शुरुआत कर सकते कि धीरे धीरे। पर अभी सबसे मेरे को एक रे ऑफ होप दिखी थी कि जब कुतुब मीनार को हटाया गया एनसीईआरटी की बुक से, पर ये गलत चीज़ कर दी है ये लोग कि उससे रिलेटेड कुछ भी ये लोग लिखे नहीं है कि भाई कुतुब मीनार नहीं, ये अभी भी डिस्प्यूटेड है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। सीधा उसको हटा देना लिख सकते हैं, बट अभी क्या थॉट प्रोसेस है क्या नहीं है वो हटा देने से प्रॉब्लम क्या है आपका, आप बुक से हटा दियो। दिल्ली में मेहरौली में अभी भी वो है, अभी भी वो एशिया की ईंटों से बनी सबसे ऊंची मीनार है। इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर कॉन्टिनेंट। पहली बात तो वो मीनार है कि नहीं है, यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। बट स्टिल वो सबसे बड़ा टावर तो है, ईंटों से बना हुआ। तो आप उसको बुक से हटा कैसे सकते अपने एजुकेशन सिस्टम से? सही बात है, हटा ही नहीं सकते, तो कम से कम उसको सही रखो। ऑलमोस्ट जो भी दिल्ली बेस्ड वेब सीरीज होती है या फिल्म होती है उसमें दिखाया ही जाता है ना। दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की पहचान है। आप कहीं पे भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे सबसे पहले लाल किला और ताज में यही दिखाते हो, वक्फ बोर्ड का लोगो है, वक्फ बोर्ड के लोगो में है। तो भाई ये आपकी पहचान तो है। अब उसको अगर आप हटा दोगे ना तो एक और कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि भाई चलो हिंदुत्ववादी सरकार है करके कुतुब मीनार हटा दी, बट इन फ्यूचर जब ये चीज़ प्रेजेंट है और आप नहीं पढ़ा रहे हो तो एक दूसरी कम्युनिटी के ऊपर आप ये बोलो कि आप हमारा चीज़ को नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आप हमसे जलते हैं। ये एक इशू आ जाता है। मतलब आप एक फ्यूचर डिस्प्यूट को आप इनवाइट कर रहे हो, कल के डेट में वो लोग बोलेंगे कि आपने हमारा जीत का प्रतीक है, हमारा विजय स्तंभ को आपने बुक से हटा दिया बोल दोगे, तो फिर कैसे करेंगे ये लोग? तुम्हारा विजय स्तंभ तो ज्ञानवापी भी है, मतलब ऐसे तो तुम्हारा विजय स्तंभ तो पता नहीं कितना हो जाएगा। पर ये भी है कि अगर हम देखो, अब ज्ञानवापी का क्या है कि अगर आ गया फैसला, आ गया एएसआई प्रूफ कर देती कि मंदिर है, कर दिया, अब अप्लाई भी कर देंगे तो ये लोग आगे जाके बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि भाई अब तो प्रूफ हो गया कि मंदिर है। यहाँ पे तो प्रूफ भी नहीं हुआ है, आपने सीधा हटा दिया। वही बात है ना, पर एएसआई करती क्यों नहीं प्रूफ? ये तो एएसआई संरक्षित एरिया में तो वैसे ही आता है, उनको नहीं आता, उनको आता ही नहीं है। क्योंकि देखो आर्ट्स पढ़े ये लोग, पहली बात तो जितने आपने पहले मेरा घर डुबाया, अब आपने आर्ट्स पढ़े लोगों की ऐसी की तैसी कर दी 1 सेकंड में। आर्ट्स पढ़े लोग साला बेइज्जती कर दिए हो, क्योंकि सीधा ये लोग का बेसिस ही होता है इंस्क्रिप्शन। मैं बोलो भाई लॉजिकल जाओ, थोड़ा लॉजिकल सोचो। साइंस में नहीं सोच पाते, इनको हर चीज वो चाहिए, मतलब वकीली करते हैं ज्यादातर। अच्छा, वकीली, अब वकीली की भी कर दिया आपने। हाँ, सबूत लेके आओ, उसके बाद करेंगे। कहीं से इंस्क्रिप्शन लेके आओ, कोई ये लिखा है वो लिखा, कहीं से तो कुछ तो लेके आओ, कहाँ पे लिखा है करके। जब मैंने अपनी रिसर्च करी तो मैंने जब चांद से रिलेटेड बताया तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले आपसे पहले किसी ने ये पेपर लिखा है? नहीं, मैंने तो नहीं लिखा है। तुम पहले लिखे हो, तुम्हारे पास डिग्री है? नहीं, तो फिर कैसे मान लें? तो मैं बोला कि भाई देखो चांद है ऊपर 90 डिग्री में, जाके देख लो। अब उसको अगर आप हटा सकते या उसको गलत प्रूफ कर सकते तो मैं भी गलत, पर अगर चांद है तो फिर कैसे आप इसको डिनाई कर सकते हो? 90 डिग्री में तो है। अब ये तो पूरी जियोग्राफी की बात हो गई ना, सेलेस्टियल मूवमेंट, सेलेस्टियल बॉडी की बात हो गई। इसको कैसे आप डिनाई करोगे? हाँ वही, मतलब साइंस को आप डिनाई नहीं कर पाओगे, पर उस साइंस को ये प्रूव करने के लिए कि ये साइंस जो लगी है ये सही लगी हुई है, वो भी तो होगा ना एक माध्यम के भाई। इस माध्यम से हम मानेंगे कि ये जो साइंस लगी है ये सही लगी है। अब साइंस में बहुत सारी थियोरीज आती हैं, हर एक थ्योरी तो सही नहीं होती। तो क्या पता आप जो थ्योरी दे रहे हो वो थ्योरी हो और वो लॉ ना हो। लॉ इज एविडेंट, जो 100% प्रूफ है। 100% प्रूफ है। हमें वही उसी पे आ रहा ना, वो बताओ कैसे है। क्योंकि देखो मून जो है 5 डिग्री टिल्ट ऑर्बिट प्लेन से, इलिप्टिकल प्लेन से 5 डिग्री टिल्ट होके ही चक्कर लगाता है। आप नासा की वेबसाइट देख लो,
कोई भी वेबसाइट में जाके आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 5 डिग्री अगर वो टिल्टेड, अगर उसका ऑर्बिट है, और अर्थ का टिल्ट कितना है 23.5 डिग्री, प्लस कर लो, आंसर आपके पास आ गया 28.5, 28.5 डिग्री। दिल्ली का लैटिट्यूड क्या है 28.5 डिग्री। गलत बता दो मेरे को। ये तो सीधी सी बात है ना जी। अब इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई इंस्क्रिप्शन की आपको ज़रूरत है। और यहाँ तक कि इंस्क्रिप्शन भी है कुतुब मीनार में। क्या? मून से रिलेटेड। क्या? अब आप जब कविताएं पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको कविता के माध्यम से अगर आपके बारे में अगर मैं कुछ लिखना चाहूँगा, ठीक है, मेरे ही बारे में लिखोगे तुम? आप ही के बारे में लिखेंगे। यार ये आदमी के इंटेंशन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। तो अगर मैं आपके बारे में लिखूंगा तो आप, मैं किसी अच्छी चीज़ से अगर आपको कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपके अभी बाल बड़े बड़े, दाढ़ी है, तो मैं भी हो सकता है कि मैं आपको भालू बोल दोगे आप? सिंह बोलने वाला था। अच्छा। भालू आपने कहा। ठीक है, तो बब्बर शेर से मैं आपको कंपेयर कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ से कंपेयर कर सकता हूँ। सेम वैसी इंस्क्रिप्शन आपको क्या मिलता है, आयरन पिलर है, आयरन पिलर में चंद्र लिखा हुआ ना, तो इंस्क्रिप्शन को अभी के हिस्टोरियंस क्या मानते हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकते हैं, गुप्त वंश के। उनका कहना ये है। और जिस राइटिंग स्टाइल से लिखे वो समुद्रगुप्त के टाइम के मानते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, मतलब जिस तरीके से लिखा गया ना, जिसमें वो कविता के फॉर्म में लिखा हुआ है, वैसा ही एक सेम इंस्क्रिप्शन आपको समुद्रगुप्त का भी मिल जाता है। अच्छा। यूपी में। तो उनका कहना है कि मे भी हो सकता है समुद्रगुप्त के टाइम का है, या चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकते हैं, जो उन्हीं के वंशज थे। मेरा कहना ये है कि अगर वो चंद्र के बारे में लिखा हुआ है, चांद, तो आप एक्चुअल चांद को मानो ना। और उसमें सिमिलैरिटीज भी काफी सारी चीजें मिल भी रही हैं कि जो सब लूनर लैटिट्यूड है वो भी मिल रहा है। अब वहाँ पे क्या बोलते कि चंद्र मतलब चांद को डोनेट किया है वो पिलर को, तो राजा को डोनेट नहीं किया, वो एक्चुअल में चांद को डोनेट किया है, डिनोट किया है। हाँ, मतलब क्या बोलना चाहिए, समर्पित किया है। हाँ। अच्छा, डोनेट किया है। डोनेट किया है। ओके। हाँ, तो वो चांद को ही डोनेटेड है वो स्तंभ, ना कि किसी राजा को। तो इनका क्या है, इंस्क्रिप्शन ये लोग गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा। वो चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है वो। एग्जैक्टली वो जो बोल रहा है कि चांद है, तो चांद ही है वो, चंद्र ही है। अगर उसने चंद्र लिखा है तो साला चंद्रगुप्त मौर्य होते, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय होते तो पूरा ही लिख देते। उनको चंद्र ही लिखने की क्या आवश्यकता थी, पूरा ही लिख देते। क्या होता है कि सिक्के भी मिले हैं, समुद्रगुप्त के समय के सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त के समय के सिक्के मिले, तो उनका शॉर्ट फॉर्म यूज होता था सिक्कों में। अच्छा। समुद्रगुप्त पूरा नहीं लिखते थे, समुद्र लिखते थे सिर्फ। अच्छा। जो आइकनोग्राफी होती है ना सिक्कों की, उसमें समुद्र और चंद्र लिखा गया था। तो वो लोगों ने ये सोच लिया कि हाँ, सिक्के में चंद्र लिखा है तो यहाँ पे भी वही होगा, इसमें भी चंद्र लिखा है, हाँ, तो दोनों सेम। तो कुछ मतलब इसमें लिखा होने के साथ कुछ लोगो वोगो नहीं होता था? लोगो वोगो नहीं। अच्छा, बस लिख देते थे चंद्र। हाँ, मतलब इंस्क्रिप्शन का क्या है कि अब देखो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है आपके और मेरे को कि लिखा हुआ है तो हम उसका अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं अपने हिसाब से। इसीलिए इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे पुराने ज़माने में। और लोगों को भी था उस समय। अब जैसे जो हमारा जो अशोक चक्र है उसमें 24 वो बने हुए हैं, व्हील्स है, वो एक्चुअल में काल चक्र है, काल चक्र। हाँ। और वो 24 जो स्पोक्स हैं वो 24 घंटे हैं। हाँ। अब उसको क्या है कि अशोक ने अपने इंसिग्निया में उसको इमर्ज कर दिया, अशोक चक्र, तो अशोक चक्र हो गया। बट अगर आप देखोगे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे वो सेम टू सेम काल चक्र यूज किया गया है। उदयगिरी जो आप वहाँ विदिशा का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी है वो। आपका कैलाश मंदिर में भी है, महाराष्ट्र वाला अजंता एलोरा केव्स में भी है, आपका कुतुब मीनार में भी है, सब जगह है। जिस जगह में टाइम कैलकुलेशंस होती थी वहाँ पे है। टाइम कैलकुलेशन सन के हिसाब से या टाइम कैलकुलेशन मून के हिसाब से? दो तरीके से टाइम कैलकुलेशन है ना। टाइम कैलकुलेशन अगर कुतुब मीनार से कर रहे हैं तो सन और मून दोनों के हिसाब से कर सकते हैं। कुतुब मीनार की खासियत है, मतलब इट इज द ओनली क्लॉक फ्रॉम वेयर यू कैन कैलकुलेट बोथ मोशंस, लूनर एंड सोलर। अच्छा, दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सबसे यूनिक क्लॉक है एक तरीके से पूरे
हमारे अगर मानव इतिहास की बात करें तो सबसे यूनिक एक सोलर क्लॉक या लूनर क्लॉक बन जाती है, हाइब्रिड क्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब पिछले वाले, मतलब जिसने पिछला वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो वो भी देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर होंगे। हम उसके आगे की बातें कर रहे हैं अभी ना, मतलब वो दोबारा करने से कोई लाभ नहीं था। तो अब इसमें मेरे को ये जानना है कि भाई मतलब ये सारी बातें ठीक है, सब समझ में आता है, पर क्या ये पता चलता है कि ये जो स्तंभ है ये किसने बनवाया? पिछली बार हमने ये जान लिया था कि मतलब ऊपर गरुड़ हो सकते हैं या ब्रह्मा जी हो सकते हैं या विष्णु जी हो सकते हैं, मतलब इन तीन में से कुछ एक हो सकते हैं, मतलब जो कुतुब मीनार की सबसे ऊंची वाली ऊपर वाली टार है और उसके ऊपर जो सबसे जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें हमने जानने की कोशिश की थी पिछले एपिसोड में। पर ये हमें तब नहीं बात कर पाए थे कि किसने बनाया। तो किसने बनाया भाई, ये पता चला किसने बनाया? ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि अगर हम काल गणना की बात करते हैं भारत देश में तो इसका कॉन्सेप्ट इतना पुराना है जितना पुराने हमारे ग्रंथ हैं, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। कब बना था कुतुब मीनार, कब बना? मे भी हो सकता है कि 2000 साल पहले करीब बना होगा। अच्छा, मतलब जिस तरीके से इसकी संरचना है, कोई भी स्ट्रक्चर 5000-6000 साल तक नहीं टिक सकता। वेदरिंग ये सब में प्रॉब्लम आएगी। 10 बज गए भाई के मैसेजेस चालू हो गए हैं, तो भाई मतलब अभी हिलोरे मार रहे हैं। तो अब क्या है कि 5000 तक तो कोई 1000 साल तक तो कोई स्तंभ टिक नहीं सकता। मैं 5000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भागवत पुराण है, भागवत पुराण की जब हम बात करते तो वो एग्जैक्टली उसको लिखा गया था 5000 साल पहले। ये मठ के पुजारी लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो उनका कहना है कि 5000 साल पहले, और उसमें मेरू स्तंभ का नाम आता है। अच्छा, हाँ, मेरू स्तंभ। तो ये जिसमें मेरू स्तंभ है। हाँ, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि इसको मेरू स्तंभ इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिबोनाची सीरीज की स्पाइरल को फिबोनाची सीरीज को डोनेट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। अब करता है। तो मेरू स्पर्था बोलते थे। अच्छा, हाँ, फिबोनाची सीरीज को पहले। तो उसी से इसका नाम पड़ा मेरू स्तंभ। और ऐसा कहा जाता है कि मेरू स्तंभ है जम्बू द्वीप के बीच में है और उसके चारों तरफ सूर्य चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्रमा और सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जो आपका सोम मंगल बुध ले लो, जितने भी नेकेड आई से आप देख सकते हैं, वो सारे इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये एक हमको अच्छा खासा एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिल जाता है, जो कुतुब मीनार को एक तरीके का रिटर्न एविडेंस प्रोवाइड करता है। बट हाँ, भागवत पुराण ऐसा है कि कई लोग इसको माइथोलॉजी मानते हैं, तो मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही लोगों को समझाने की कोशिश करी। चक्कर क्या है ना भाई, भागवत पुराण, अगर पुराणों की हम बात करें ना, पुराण में मतलब कहानी के जरिए उसको इस तरीके से गढ़ दिया, लेकिन बताने की कोशिश साइंटिफिक चीज़ें ही करी हैं। मतलब हाँ, उनको इस तरीके से घुमा फिरा के बताया गया है कि वो ऐसा लगे कि रोचक है, पर बताई साइंटिफिक चीज़ें ही गई हैं। मतलब अब जैसे आप इस्कॉन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे या उनके भी इस्कॉन के जितने वीडियोस देखेंगे, तो उनके हिसाब से मेरू स्तंभ इतना बड़ा विशाल चीज़ है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ना, उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स। सो वो लोग बोलते हैं कि जुपिटर से भी बड़ा होगा इतना बड़ा स्तंभ। बट वो लोग हीलियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जियोसेंट्रिक मींस आप अपने आप को मिडिल में रख रहे हैं, हाँ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ कैसी कैसी परिक्रमाएं कर रहे हैं। यहाँ पे हो, हाँ, अगर यूं भी घूम रहा है तो भी तो आपके चारों ओर घूम रहा है ना, आप उसके सेंटर में हो, आप उसके सेंटर में हो। ये थोड़ी है कि यही घूमना चाहिए, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपके ऊपर भी अगर ऐसे घूमता है तो भी वो सेंटर में हो। और अगर आप हीलियोसेंट्रिक मेथड यूज करते हैं तो उसमें आप क्या बोलोगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि सूरज भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये बातें फिर इसको ऐसा घुमा देती हैं कि ऐसा घुमा देती है कि झूठ लगने लगती है, हो ही नहीं सकता, झूठा है। हाँ, तो फिर वो बात आ जाती है। बट आप सेम चीज को कुतुब मीनार में अगर आप जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हमेशा एक मोशन मिलेगा, सूरज का, चांद का, और आपको एक पर्टिकुलर जगह मिलेगी कि आप बैठ के आप उसको परिक्रमाओं को स्टडी कर सकते हैं, प्लैनेटरी मोशंस को स्टडी कर सकते हैं। कैसे?
देखिए कुतुब मीनार एक तो सन डायल है जो मैंने पहले बताया, बिल्कुल ठीक बात है। लूनर डायल है वो भी बताया, बट उसके साथ साथ हमारे तारे भी हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उसके लिए 27 खिड़कियां भी बनाई गई है। हाँ, कुतुब मीनार में 27 नक्षत्र हो गए, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। अब उन खिड़कियों से आप प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं दूरबीन लगा के। और पहले मेरे ख्याल से 500 साल पहले भी दिल्ली का एटमॉस्फेयर साफ होगा तो आपको तारे दिखते होंगे। हाँ। तारों के साथ प्लैनेट्स भी दिखते होंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर प्लेस है स्टडी करने के लिए, और आपके पास इतना बड़ा टावर भी है स्टडी करने के लिए, जिसका नाम भी मेरू स्तंभ है, जो फिबोनाची सीरीज से भी बना हुआ है। तो आप भागवत पुराण में जो लिखा हुआ है, जो वर्णित है भागवत पुराण में, आप तो उसको कंफर्म कर रहे हो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर के माध्यम से, बट भागवत पुराण को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर प्लैनेट्स अगर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा होगा। भाई आप पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कीजिए ना अपना। बेकार की बात है, मतलब साइंटिफिक बात नहीं है, साइंटिफिक बात नहीं लगती, बट पर्सपेक्टिव आप चेंज करोगे सिर्फ, तो ये बातें प्रूव हो जाएगी। तो इसको मानेंगे नहीं ये लोग, तो ये आप इंस्क्रिप्शन दे नहीं सकते। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कुतुब मीनार 5000 साल पुराना है, हो सकता है कि वहाँ पे पहले भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है। अभी आप मेरे को थोड़ी देर पहले कह रहे थे 2000 साल पुराना, 2000 साल पुराना हो सकता है। हाँ, और भागवत पुराण जो है वो 5000 साल पहले लिखा हुआ है, तो 5000 साल पहले अगर लिखा हुआ है तो उस टाइम पे होगा ना, तभी तो ये बात लिखी होगी। तो 2000 साल पहले कैसे हो सकता है, जब 5000 साल पहले था तो लिखा 5000 साल पहले है, तो उससे पुराना होगा ना। एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी तो बन सकती है, जैसे मोहनजोदारो की जितनी भी वो मिली है, ऊपर के ऊपर बने हुए ना, एक बार अगर डिस्ट्रॉय तो उसके ऊपर एक बार और बन गया, वो डिस्ट्रॉय तो दूसरा भी बन गया। अब सेम हेलियोडोरस पिलर की बात करते हैं जो अभी वहाँ पे है विदिशा में, उसके नीचे एक बेस मिला है उससे पहले मंदिर का। अच्छा। उसके ऊपर बना हुआ था, वो मंदिर को दोबारा बनाया। मतलब पहले के लोग ऐसे थे कि हमको पता है कि यहाँ पे क्या बना हुआ था, खराब हो गया या टूट गया तो चलो फिर से बनाते। ऐसा हो सकता है कि ये तीसरा या चौथा इनकारनेशन हो उस टावर का। अच्छा। क्योंकि अगर हम लिखा हुआ एविडेंस को माने, चलो हम जैसे कि जितने हिस्टोरियंस करते हैं, अगर रिटर्न एविडेंस की बात कर रहे हैं तो हमको भगवत पुराण में मिलता है, उससे पहले हमको महाभारत में भी मिलता है, उससे पहले फिर हमको रामायण में भी मिलता है इस चीज़ की। मेरू स्तंभ के बारे में, मेरू स्तंभ के बारे में हो गया। अब मेरू स्तंभ से क्या, मेरू स्तंभ को बनाया क्यों गया था? कैलेंडर्स के लिए। तो कैलेंडर्स का जो यूज़ होता है वो तो आपको रामायण में भी मिलता है, रामायण से पहले भी मिलता है, ऋग्वेदों में भी मिलता है। तो अगर उससे बनी हुई चीज़, मतलब जो कुतुब मीनार है उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का यूज़ आपको बहुत पहले से मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसी का सिमिलर स्ट्रक्चर पहले होगा। पर बात ये भी है ना कि कुतुब मीनार से जो कैलेंडर मिल रहा है और दूसरे कैलेंडर्स हैं उनके भी तो बेसिस, कैलेंडर तो ऐसा थोड़ी है कि बस एकमात्र कुतुब मीनार से ही आ रहा है। कैलेंडर्स को तो बनाने की विधियां और भी हैं। सोर्स तो कुतुब मीनार ही है। क्यों? सोर्स कुतुब मीनार ही है, क्योंकि लूनर कैलेंडर की जब हम बात करते हैं तो उसमें लूनर मोशन आएगा ना आपका। तो लूनर मोशन कहीं और से डिटेक्ट नहीं होता? नहीं हो सकता। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो दिल्ली से ही होगा ना, क्योंकि सब लूनर लैटिट्यूड क्या है पूरे इंडिया का, दिल्ली है। तो मतलब जो लूनर कैलेंडर है, क्या वो रामायण के टाइम में लूनर कैलेंडर ही चलता था, सोलर कैलेंडर नहीं चलता था? अच्छा, लूनर ही चलता था। भगवान राम का जो जन्म तिथि है वो किस में आया था? क्या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ना? हाँ, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। हाँ, वो क्या है? लूनर कैलेंडर की तो रीडिंग है। तो ओके, तो अभी जो हम ये जो 2024 में चल रहे हैं, ये जो कैलेंडर की रीडिंग है, ये सोलर है या ये भी लूनर है? ये सोलर है। ये सोलर है। तो सोलर और लूनर में से कौन सी बेटर है और क्यों? लूनर बेटर है। क्यों? लूनर बेटर इसलिए है क्योंकि लूनर कैलेंडर से आप वो निकाल, जो भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी की मूवमेंट्स है ना, वो आप डिराइव कर सकते हैं लूनर कैलेंडर से, सोलर कैलेंडर से नहीं कर सकते। अब ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप चांद को देखते हैं तो चांद जब आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे थे तो मैं आपके घर में पूछा था ना कि कौन सा डायरेक्शन है, तो आपने कहा वेस्ट। आते हमसे पूछा ये वेस्ट है कि ईस्ट है कि ये तारा कौन सी डायरेक्शन में। अब हम बड़ा गए, हमने
डुबकी नहीं मारा है बस आदमी को। तो आप उस समय देख रहे थे चांद का जो शाइनिंग पार्ट है वो वेस्ट की तरफ था, ठीक है। अब चांद का जो शाइनिंग पार्ट है वो वेस्ट की तरफ है, और अभी कौन सा चांद है? क्रिसेंट मून है। क्रिसेंट मतलब जो होता है ना सबसे पतला वाला, सबसे पतला ऐसा मतलब, हाँ, जिसकी पूजा करते हैं ये लोग, हाँ वही। तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि हाँ 12 डिग्री के एंगल में सूरज गया है। तो आपको सूरज का डायरेक्शन किसको देखने से मिल गया? चांद को देखने से। अब आप चांद को देखोगे, अभी कौन सी तिथि चल रही होगी? अगर चांद अगर वैसा है तो अभी कृष्ण शुक्ल पक्ष चल रहा होगा, लास्ट के मतलब शुरुआती होगा अभी, क्योंकि अब क्या होगा, शुक्ल पक्ष में जाएगा ना, तो अब धीरे धीरे चांद जो है वो ब्राइट साइड में आएगा। तो अब शुक्ल पक्ष में आ गए, तो अभी अमावस्या के बाद क्या आएगा? प्रतिपदा, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी। तो अभी द्वादशी या त्रयोदशी होगी, तो आपको चांद को देख के ही पता चल गया कि आज की डेट क्या है। फिर आप कौन से नक्षत्र में है चांद, उससे आपको मंथ पता चल जाएगा। फाल्गुन नक्षत्र में तो हाँ फाल्गुन का मंथ होगा। तो बहुत सही, मतलब ये इसमें आपको कैलेंडर, रिटर्न कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है, केवल ऊपर देखा अच्छा आज तो ये है, आज तो ये है, तो वो उस वे में वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। अभी सूरज तो रोज ही एक जैसा दिखता है, मतलब 2 बजे यहाँ पे होगा, 3 बजे यहाँ पे होगा, इतना पता चल सकता है। ये नहीं पता चल सकता कि आज की क्या डेट है अभी, मतलब आपने आज की डेट ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से केवल चांद को देख के बता दी। ओके, दैट्स व्हाई लूनर कैलेंडर सबसे बेस्ट है। उससे क्या आपको सन की भी पोजीशन पता चल जाती है, मून तो आपको दिखता ही है, फिर आप चांद की भी लोकेशन देख सकते हैं कि हाँ किस तरफ है, आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी डायरेक्शन कैसे देख के बताई, आपका ओरायन जो देखते हैं ना, ओरायन कॉन्स्टेलेशन, जब बता रहे थे कि ये तारा इतने ही बस दिखते हैं करके, उसमें ओरायन कॉन्स्टेलेशन हमको दिख गया। उसकी बेल्ट देख लो आप, बेल्ट देखने के बाद उसकी शॉर्ट देख लो, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, आपको साउथ डायरेक्शन मिल गई। हमने तो देखना ही छोड़ दिया, हमें सप्तऋषि देखने को मिलता है बस। हमें मतलब अगर हम ऊपर देखें तो हम सप्तऋषि पहचान पाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं पहचान पाते। तो हमने तारा देखना छोड़ दिया, दिल्ली में दिखता नहीं, हमने देखना ही छोड़ दिया साला। दिल्ली में दिखता ही नहीं, देखना ही छोड़ दी। पर हाँ लोग उस तरीके से पुराने जमाने में निकाल लेते थे, इवन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी निकाल लेते थे, उनको कहाँ जाना है, वो किस डायरेक्शन में, क्या टाइम हो रहा है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, ये सिर्फ तारा और चांद को देख के पता चल जाता है। भाई मुझे ना मतलब अपने बाबूजी याद आ गए, दादा याद आ गए, वो ऐसा कर लेते थे, हमें समझ में नहीं आती थी गणित, वो यूं देखते थे अच्छा आज ये है, तो वो मैं अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरा बचपन अब सफल हुआ है भाई। वो यूं करते थे, उनको समझ में आ जाता था आज ये है, आज वो है, आज ऐसा करते, तो वो मैं अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके नाइस। अब जैसे मैं टाइगर रिजर्व में काम करता हूँ, तो हम लोग जहाँ पे जाते हैं, अगर वो फील्ड में होते हैं तो वहाँ पे फ़ोन वोन नहीं चलते, बिल्कुल नेटवर्क गायब, चार्जिंग भी नहीं कर सकते आप टाइगर को कहाँ फ़ोन करोगे आप? हाँ तो अब क्या कि अब मेरे को ये सब चीज़ें पता है, तो मैं तारों को ऑब्जर्व कर करके ये सब सीख गया। ये सब बहुत इजी है अगर आप पढ़ना चाहोगे तो, क्योंकि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर क्या है? आपका फ़ोन नहीं है, आपका कंप्यूटर नहीं है, सबसे तेज कंप्यूटर दिमाग है आपका। अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर, तो बहुत ही ज़्यादा अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जानते हो तो आप एक चलते फिरते GPS, चलते फिरते क्लॉक बन सकते हो, चलते फिरते टाइम कीपिंग डिवाइस बन सकते हो। ये सब पुराने ज़माने में इसीलिए ये सब स्ट्रक्चर को बनाया गया, क्योंकि आपको ह्यूमन ब्रेन को प्रोग्राम करना है, ना कि प्रोग्रामिंग सीख के आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डालना है और आपको बुद्धू बनाना है। दिशा का ज्ञान अपने दिमाग में, अरे दिशा का तो ज्ञान बहुत है हमें। GPS अपने दिमाग में डालो, दिशा गुप्ता, दिशा पटानी सबका ज्ञान है। सो वैसे वो पाटनी है ना, पाटनी, हाँ पाटनी नहीं, तो मैं वर्ब में तो है, वर्ब में नहीं, वो पटानी तो है पर वैसे वो पाटनी है। हाँ मैं वर्ब में बताया था कि हाँ पटानी है। अच्छा, तो इनके इमोशन निकल रहे हैं लूज मोशन में, स्लो मोशन में, गाना भी था ना। नहीं आपके लूज मोशन में निकल रहे हैं। हाँ दस्त तो है, दिल्ली का पानी सूट नहीं करता है, पॉल्यूशन। केजरीवाल को वोट मत देना। ये देखो अब क्या है कि ये सब चीज़ें ना बहुत इजी है, अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी हो जाता है। सो इन सब के लिए ना ये हमको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। हाँ एक्चुअली करना चाहिए, मतलब ये
अगर आदमी यूं देख के बता दे कि आज क्या डेट हो सकती है, आज ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्या क्या चल रहा है अभी, कौन सा महीना चल रहा है, तो इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। ये बोला था कि अगर आपको सन की लोकेशन पता है, मून की लोकेशन पता है, दोनों का डिफरेंस पता है, तो आप वो दोनों के डिफरेंस ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं पृथ्वी में किस लोकेशन में हूँ। अब वो दोनों के डिफरेंस से अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। ये आदमी आता मेरे कॉन्सेप्ट हिला के चला जाता। हाँ, कैसे? देखिए जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि मून जो दिल्ली में वो 90 डिग्री में आता है। वैसे ही सन आपका कितने में आता है? 89.5 to 45 डिग्री, मतलब 5 डिग्री का फर्क है दोनों में। 0.5 डिग्री का, 0.5 डिग्री का नहीं, 5 डिग्री का, 5 डिग्री का फर्क है दोनों में। तो अगर दिल्ली में अगर आपको पता है समर सोल्स्टिस के दिन अगर आपका सूरज इतने में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई टॉपिक ऑफ कैंसर से अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ पे सूरज का 5 डिग्री का डिफरेंस है, दैट मीन्स मेरी लैटिट्यूड कितनी होगी? 28.5 to 4 डिग्रीज। पता चल गया ना। सेम चांद का ही है, अगर चांद 90 डिग्री में दैट मीन्स यू नो कि अगर उसकी ऑर्बिट अगर 5 डिग्री झुकी हुई है तो मेरी लोकेशन 28.5 to 4 डिग्रीज में है। मतलब दिन रात आदमी पाइथागोरस थ्योरम लगाता रहे बस, और कुछ काम नहीं है उसके पास। तो चलो लोकेशन फाइंड करते, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब देखिए ये चीजें है ना वैसी जगह में काम आती है जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं है या फिर आपके पास सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जंगल में आप टाइगर आप बचा रहे हो, अभी आप गिद्ध बचाने चले गए थे तो मोबाइल थोड़ी है, गिद्ध बताएगा भी नहीं कि मेरा घर कहाँ पे है। तो सही बात है, आपको तो जरूरत है। और जितने भी जानवर भी होते हैं ना वो लोग भी यही सब टेक्निक्स अपनाते हैं। अब जैसे जितनी भी चिड़िया विड़िया लोग हैं जो लोग माइग्रेशन करते हैं वो लोग पृथ्वी का जो जियोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है ना पृथ्वी की, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए उनको पता है कि हाँ भाई माइग्रेशन करके मंगोलिया से माइग्रेट करके इंडिया आती है। हाँ, और हर साल आती है और भटकती भी नहीं है। वही तो मतलब ये ना बहुत गजब की चीजें हैं। अभी मेरी दादी थी, वो अनपढ़ थी एक्चुअली, ठीक है, उन्होंने कभी स्कूल देखा भी नहीं। अनपढ़ मतलब वो जो हम पढ़ सकते हैं वो नहीं पढ़ती वो थी, नहीं पढ़ती थी, कुछ और आता होगा। अब वो क्या कहती थी ना, वो हमें कहती थी कि लंका की साइड पैर करके नहीं सोते। लंका के मतलब अगर ये उस तरीके से होता कि मंदिर की साइड पैर करके नहीं सोते हैं तो लंका की साइड क्यों कहती? वो हमेशा कहती थी लंका की साइड पैर करके नहीं सोते, मतलब साउथ की डायरेक्शन में पैर करके नहीं सोते। अब साउथ की डायरेक्शन में आप पैर करके सोते हो मतलब आप नॉर्थ साउथ के पोल में आ जाते हो और मैग्नेटिक जो फील्ड है अर्थ की उसमें आप आ जाते हो और आपके डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने भी आते हैं आपको और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो उनको पता था। अब हम तो उन्हीं का सुन के सबको यही कहते हैं कि भाई नहीं, साउथ की डायरेक्शन में या लंका की डायरेक्शन में वो नहीं करते, पैर करके नहीं सोते। अब उसका लॉजिक जब मैं बड़ा हुआ तब समझ में आया, जब उसको साइंस ने अप्रूव किया। हमारी माँ को तो तब पता था, दादी को तो तब पता था। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना हिंदुओं के, जैसे अब ये तुलसी का कॉन्सेप्ट है। तुलसी इज द ओनली प्लांट जो O3 देती है, ओजोन एमिट करती है। अब ओजोन अगर एमिट कर रही है तो उसको आपको बाहर ही लगाना है और सबके घर में होगी ताकि ओजोन लेयर अच्छी बनी रहे, सबके घर में लगाना ही लगाना है। तो आपने उसको जोड़ दिया रिलीजियस उससे, अब सब लगा रहे हैं, तुलसी को पानी भी दे रहे हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अमेजिंग है एक्चुअली। अब जैसे बेल, इससे मेरे को एक बात याद हुई, बेल पत्र जो होता है, बेल का पेड़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन सोखता है। दैट मीन्स ओनली ट्री दैट कैन हैंडल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएशन को वो कर सकता है। मतलब जहाँ पे भी रेडिएशन ज़्यादा हो, अगर आप वहाँ पे बेल का पेड़ लगाएंगे तो वहाँ का रेडिएशन बहुत कम हो जाएगा। भगवान शिव को चढ़ता है, इसीलिए और भगवान शिव एनर्जी रेडिएट करते हैं। हाँ, वही इसीलिए चढ़ता है। हाँ। तो सब साइंटिफिक है ना। हाँ बिल्कुल। अभी मतलब ये तो मेरे को लगता है कि एक डिस्कशन तो इस बात पे हो सकता है कि शिवलिंग बेसिकली क्या है। थोड़ा सा करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन, वो भी काफ़ी अच्छा डिस्कशन मतलब जाएगा। उसके में तो रिसर्च चल रही है हम लोगों की, पर क्या है ना कि बहुत लोग मानेंगे नहीं ये बातें। क्या है कि लोगों को चुभती है। अब जैसे क्या है, मैंने आपको पिछली बार बताया कि हम उसमें रिसर्च करे थे, कई मंदिरों में रिसर्च करे तो हमको विष्णु जी के अलग अलग अवतारों की छवि देखने को मिलती है।
अब साउथ डायरेक्शन में जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको विष्णु का अवतार बलराम को भी देखने को मिलता है। बलराम है साउथ के डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जितने भी मंदिर बने हुए हैं द्रविडियन स्टाइल में, उसमें बलराम को एक अवतार माना गया है, ना कि गौतम बुद्ध को। नॉर्थ की तरफ जाएंगे आप तो वहाँ पे गौतम बुद्ध को माना गया है। सेंट्रल इंडिया जो है वहाँ पे जितने भी पुराने मंदिर मिले वहाँ पे मोहिनी अवतार को माना गया है, एक अवतार विष्णु जी का। अब अगर आप साइंटिफिक वे में देखेंगे तो सदर्न डायरेक्शन में जितने भी मंदिर है वो अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो बलराम को है वो हल के साथ दिखाया गया है, जो एग्रीकल्चर को डोनेट करता है, जो हमारी सिविलाइजेशन का एक बैकबोन है। एक तरीके से माइक्रो एवोल्यूशन को भी दिखा रहा है कि इंसान कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ उनकी प्रैक्टिसेस भी एवोल्यूशन में हो रही है, इवॉल्व हो रही है उनकी प्रैक्टिसेस भी। बट सेंट्रल इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे मोहिनी का अवतार को दिखाया गया है, और वो भी करेक्ट है एक तरीके से एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि अगर एवोल्यूशन देखा जाए तो शॉर्टकट क्या होता है एवोल्यूशन का, आप एक ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दो, मेल एंड फीमेल। अब दोनों के जीन्स एंड जेनेटिक्स आपकी कंबाइन होके आपके सेकेंड जनरेशन में जा रही है, तो एवोल्यूशन के चांसेस डबल हो जाते हैं, अपग्रेड होने के चांसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, तो उसके सेट ऑफ जीन्स भी एग्जैक्ट सेम ही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अमीबा जैसे उसके जेनेटिक जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बट अगर मेल एंड फीमेल हो गए तो आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ कोड है जो आगे आपको इवॉल्व होने में और ज़्यादा मदद करेंगे दूसरे सेट ऑफ एवोल्यूशन के साथ, दूसरे सेट ऑफ जेनेटिक एवोल्यूशन के साथ। इसीलिए जो हर बच्चा होता है वो यूनिक होता है और माँ बाप की दोनों क्वालिटीज़ को लेके पैदा होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ साइड में जाते हैं तो गौतम बुद्ध आ जाते हैं जो दोनों नहीं बैठते। जब दोनों नहीं बैठते मतलब जो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं बैठते ना, अगर आप साउथ साइड के ले लेंगे तो वो भी परफेक्ट है, और सेंट्रल एशिया में जितने भी मंदिर है मोहिनी अवतार को लेके वो भी परफेक्ट है अगर आप साइंस की नज़र से देख रहे हैं तो। बट गौतम बुद्ध को एज अ दशा अवतार कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। कई लोग नहीं मानते, ये डिस्प्यूटेड बात हो जाती है। तो इसीलिए अब क्या है कि दशा अवतार के टॉपिक को कोई छूता नहीं है कि भाई हम अगर किसी एक चीज़ को अगर हम अप्रूवल दे देंगे तो हम एक बड़ा सेक्टर है हिंदुओं का वो हमसे रूठ जाएगा। सही बात है, पर इसमें गेम जो है ना वो दशावतारम को हम डार्विन्स की थ्योरी के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। मतलब डार्विन्स की थ्योरी एक्चुअली कम्स फ्रॉम दशावतारम। तो अब क्या कि लोग मानेंगे नहीं इसको, ये बात को। हाँ, वो मानते नहीं है, वो एक अलग बात है। बट अगर आप लॉजिकली देखो जो डार्विन कह रहा है वही दशावतार कह रहे हैं। कुछ अलग थोड़ी एवोल्यूशन की ही तो बात कर रहे हैं ना। डार्विन भी इस तरीके से वही चीजें दिखा रहा है जो दशावतारम में दिखाई जा रही हैं। दशावतार में ज़्यादा अच्छे से दिखाया जा रहा है। हाँ? मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में दिखाया जा रहा है उसको। जैसे अब राम जी को है, राम जी को हमेशा तीर धनुष के साथ दिखाता है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो हंटिंग के साथ चालू हुआ था ना। तो उनको बोज एंड एरोस की जरूरत थी। हम भगवान राम को नहीं बोल रहे कि वो हंटिंग करते थे। हाँ, ठीक है, आप अन्नपुराणी में नहीं घुस रहे हैं हम। और वरना जेएनयू वाला फिर जो आ जाता है छोड़ो उसको। बट जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है हमारा, वो हमारा बहुत यूनिक है। क्योंकि ये हमारी लिमिटनेस को भी बताते हैं कि एज अ ह्यूमन कहाँ तक हमारी लिमिटेशंस हैं ह्यूमन बीइंग्स की, ये भी बताता है। और प्लस हम कितना ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं ये भी बताता है। अब जैसे कल के अवतार जो आएंगे बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होंगे बोलते हैं ना। हाँ, वो अभी ये देखो, ये मैं मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी पॉडकास्ट है जिसमें ये बोलने वाला हूँ। क्या कल की अवतार ये सोशल मीडिया या इंटरनेट ही है? क्या इंटरनेट ही कल की अवतार है? मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस भी है और इसने जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी, जो भयंकर चीज़ें हो रही थी, वो सब का नाश करते जा रहे हैं और किसी दिन विनाश भी कर देंगे। तो इंटरनेट, मतलब मैं कई बार उस वे में सोचता हूँ कि इंटरनेट ही कल की अवतार हो सकते हैं भाई। नहीं, अब ऐसा नहीं है। देखो, कोई ऑर्गेनिज्म ही होगा
नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखो, ये तो उसकी बात है कि आप किस तरीके से उसको ले रहे हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर कुछ लिविंग बीइंग ना हो, नॉन लिविंग एंटिटी हो। क्या भरोसा, मतलब आप तो बस सोच रहे हो ना अभी क्या होगा। क्योंकि देखो इंटरनेट का आप बोल रहे हो कि एक हम लोग इंटरनेट को जिस तरीके से यूज करते हैं ना, वो हमारे लिए रेवोल्यूशनरी है। मतलब मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंटरनेट इज द बेस्ट थिंग। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट थिंग है। बट हाँ, इंटरनेट ये भी है कि सबसे ज़्यादा बिगाड़ भी रहा है बच्चों को। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी कर रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ भी होती है। मतलब एक तरीके का मीडियम है, और जिस आदमी के हाथ में वो अपने तरीके से यूज़ करता है। सो एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपके ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। वो अपने उसका कोई कॉन्शियसनेस है नहीं। ठीक है, मे बी अगर आप बोलते कि AI इज अ कल्कि, तो मैं मान सकता था। नहीं, वो इवेंचुअली इंटरनेट का ही तो पार्ट हो गया, फिर वो इवेंचुअली वहीं से ही जा रहा है ना। इंटरनेट एक मीडियम हो गया। हाँ, इंटरनेट एक मीडियम है, बट अगर उस मीडियम की कॉन्शियसनेस होगी तो वो डेंजरस होगी। अगर नदी बह रही है, नदी से आप पानी ले रहे हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई नदी में उस नदी की बाढ़ में आप मेरे घर को डुबा रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो। हाँ तो अब क्या कि नदी तो बह रही है, उसका यूज करने वाले ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर उस नदी की कॉन्शियसनेस है, नदी बह रही है पर मैं बह रहा नहीं हूँ, आपने मेरा जो घर डुबाया है ना। बट हाँ, अगर नदी में कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो समझ जाती है कि ये लोग मुझे गंदा कर रहे हैं, अब मेरे को इनको खत्म करना है, तो वो डेंजरस हो जाएगी। तो इंटरनेट में अभी कॉन्शियसनेस है नहीं, तो हम उसको कल्कि का अवतार नहीं मान सकते। बट ऐसा हो सकता है, कॉन्सेप्ट में घुस गए, मैं मजे ले रहा हूँ। हाँ, और बट ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लिविंग बीइंग या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आए जो इसका यूज करके हमें खत्म करे। मे बी कल्कि हो सकते हैं। सही बात। अब बोलते हैं ना एडवांस होंगे करके, उनके साथ कली के साथ 390 करोड़ लोग होंगे उनके साइड में। एंड व्हाट इज बेटर देन इंटरनेट, 300 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए। हाँ, तो अब तो जो वॉर आएगा वो तो देखना पड़ेगा। अब भविष्य पुराण मेरे को नहीं पता कि आप अपने चैनल में भविष्य पुराण को वो करें हैं कि नहीं। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करने में हमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो भविष्य पुराण, भविष्य मालिका को कोट करते हैं। हाँ, बहुत सारे चैनल है। मतलब मैंने भविष्य मालिका को कोट नहीं किया, पर मैंने रुचि से उसको पढ़े होगे ना। हाँ, तो अब भविष्य मालिका के हिसाब से तो कल्कि आ चुके हैं। हाँ। हमको पता नहीं कि मतलब वो कह रहे थे कि मतलब जब ये टेम्पल ऐसे थोड़ा इतना झुक जाएगा, ये हो जाएगा, तो कल के अवतार आ चुके होंगे। तो उस हिसाब से तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इंटरनेट हो सकता है भाई, इंटरनेट या मतलब AI या वो उसी के ही फॉर्म, उन्हीं के फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब अगर इवेंचुअली आप देखो तो ये सब एक फॉर्म है ना, उसी की एक मीडियम है। हाँ, एक जैसे कि कृष्ण जी सुदर्शन चक्र यूज करते थे, मे भी हो सकता है कि कल के अवतार टेक्नोलॉजी यूज करें हम खत्म करने के लिए। कोई नो वंडर्स, राइट? नो वंडर्स। मतलब इसमें अभी क्या है ना कि राम जी धनुष बाण में थे, कृष्ण जी बहुत एडवांस हो गए, मतलब वो तो सुदर्शन आ गया, मतलब और सुदर्शन का अर्थ केवल सुदर्शन नहीं है, उसमें वो फिर ये आ जाता है कि जैसे अभी हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, उस टाइम पे सुदर्शन पावर की बात होती थी, तो वो सुदर्शन ऐसा टाइप का कुछ था। तो और कृष्ण भगवान को तो कंप्लीट इनकारनेशन बोलते हैं ना विष्णु का, मतलब वो स्वयं विष्णु ही थे पूरे के पूरे, अपने पूरे अल्टीमेट फॉर्म में थे। तो अब क्या कि दशावतार की जब बात आती है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगती हैं हमारे, खासकर बुद्धिस्ट और जैनिज्म को लेके थोड़ा होने लगता है। बुद्धिस्ट, जैनिज्म और बवंडर पेल देते हैं नवबौद्ध। चलो बुद्धिज्म और जैनिज्म को तो हम संभाल लें, नवबौद्ध का क्या करेंगे? नवबौद्ध का जो छोड़ो, मेरे को तो व्हाट्सएप वालों से डर लगता है। मोदी को कल्कि का अवतार। अरे नहीं रे, कल्कि मोदी हैं, विष्णु मोदी हैं। अरे भाई साहब क्या चल रहा है यार। योगी जी को विष्णु का अवतार बता देते हैं, अब क्या ही बोलेंगे। इनको बुलाओ, सामने खड़ा करो, पटाई पट रैपट मारो, उनको बुला कि चलिए अब सर डिस्कशन करने कोने में आइए थोड़ा। हाँ, तो इस तरीके का ना थोड़ा मोड़ा मतलब इशू होता है। पर ये बात है कि आप इंस्क्रिप्शन को देखेंगे ना, इंस्क्रिप्शन अगर लिखेंगे तो बहुत लोग अपने आप को विष्णु का अवतार माने हैं। कई लोग, बाबा लोग भी माने अपने आप को विष्णु का अवतार।
बहुत सारे। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि इंस्क्रिप्शन को आप धूमिल कर सकते हैं, स्कल्पचर्स को नहीं कर सकते। इसीलिए पुराने ज़माने में इंस्क्रिप्शन को कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक तरीके का क्या है कि फेक न्यूज़ का काम करती है। अच्छा, इरफान हबीब का काम करती है। इरफान हबीब का, तब अब मान सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जिसने लिखा है हिस्ट्री में, वो एक तरीके का इरफान हबीब का ही इनकारनेशन होगा, अभी जो बैठा हुआ है, हो सकता है। जी, तो यार साला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, वो अब तो अगर हम ट्रेडिशन की बात करेंगे, हिंदू ट्रेडिशन में इतने सारे मतलब चीज़ें हैं कि जेनेटिक्स ले लीजिए आप, मेटलर्जी ले लीजिए, और इवन आप साइकोलॉजी भी ले लीजिए। अरे भाई, साइकोलॉजी की बात आप कर रहे हो ना, तो जर्मनी में मतलब साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को और साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कह दिया गया है कि बेटा देखो, मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे कह दिया गया है कि बेटा पहले आपको गीता पढ़नी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ाएंगे। पहले गीता पढ़ाते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ साला विवाद हो जाता है कि अरे गीता पढ़ा दी हैं। तो अब देखिए, भागवत गीता ऐसी मतलब इस टोन में लिखी गई ना बुक को, आपकी जैसी प्रॉब्लम होगी ना वो आपको उस तरीके का सोल्यूशन देगी। मतलब वो इंसान जिस तरीके से पढ़े, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको पढ़ूंगा, मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकता हूँ अर्जुन के रूप में, और मुझे सॉल्यूशन कौन दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो राइटिंग स्टाइल का सबसे बड़ा एक क्या बोलना चाहिए अचीवमेंट है, मैं मानता हूँ उसको यार। मतलब तब से अब तक आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक बुक सॉल्व कर पा रही है, और प्रॉब्लम्स को, और इसमें देखो बहुत सारे धर्म या धर्म में बहुत सारे मजहब या रिलीजन्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द गॉड। इससे इस अल्टीमेट जो भी है उससे आप प्रश्न मत करो, प्रश्न नहीं करो। हम कहते हैं कि भाई प्रश्न करो। हमने तो पूरी गीता लिख दी उसके ऊपर, और उसको पूछ रहे हैं हम आज, उस गीता को मतलब पढ़ भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही अलग है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। सो अब हमारा जो गीता वाला जो कॉन्सेप्ट आपने बता रहे हो ना कि साइकोलॉजी वाला फैक्ट है, तो बुक को इस तरीके से लिखा गया है कि वो आपकी इंटरनल साइकोलॉजी के साथ खेलती है, आपके अंदर आत्मा को बाहर आने में मजबूर करती है। उसको इस तरीके से लिखा गया, उसकी बनावट, उसका लिटरेचर इस तरीके से, इतनी मतलब साइंटिफिक बुक है वो एक तरीके, अगर आप सोचेंगे तो आपको मस्तिष्क में आपके ऐसी डेवलपमेंट कर देती है कि जो प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ रहे हो, उस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंदर से निकाल लेते हो, क्योंकि आपके वो उत्तर आपके अंदर है ऑलरेडी। बस आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो उत्तर ये वाला लूं या ये वाला लूं, पाथ कौन सा डिसाइड करूं, पाथ कौन सा है, तो वो आपको डिसाइड करने में हेल्प कर देती है। तो हमारे ट्रेडिशन में साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा गेम है। और आपका फिर जो मैटर है, मैटर मीन्स हो गया हमारा जो हमारे धर्म के 3 पिलर है। 3 पिलर में से हो गया एक मॉरल एक्सपेक्ट। मॉरल एक्सपेक्ट इसलिए है कि हम बच्चों को जब भी पढ़ाते हैं तो हम सही गलत क्या है ये सिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों को धर्म के माध्यम से, कि बेटा गाय एक अच्छा जानवर है। पर धर्म का अर्थ ही ये है ना, कि जो सही है वही धर्म है। जैसे मतलब इस जल का धर्म है कि वो मेरी प्यास बुझाएगा, तो धर्म का अर्थ ही ये है कि उसने जो काम के लिए डेडिकेटेड है वो अपने काम को सही तरीके से करे। यही तो पहला मॉरल एक्सपेक्ट हो गया कि अगर आप जो भी करोगे आप सही गलत में भेद करना सिखाएंगे एक बच्चे को, अगर आप धर्म सिखा रहे तो। उसके बाद आप फिजिकल एक्सपेक्ट सिखाएंगे। जैसे मैंने अब जैसे उस समय हम बात कर रहे थे कि जो 27 नक्षत्र हैं उनको 27 बीवियां कहाँ गया है, तो बच्चों को तो कहानी बनाएंगे ना। तो बच्चों को कहानी आप बताओगे तो जल्दी सीख जाएंगे, तो जल्दी सीख जाएगा। अब जब उसका फिजिकल एक्सपेक्ट सीखेगा तो वो जानेगा कि नहीं वो बीवियां नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, लूनर सेक्टर्स हैं। हाँ, वो लूनर सेक्टर्स हैं जो वहाँ पे जाते हैं। तो सीख गया उस चीज़ को। मतलब अब क्या हुआ, सेम ज्ञान का सेम था, ज्ञान सेम था, बट उसका लेवल एडवांस हो गया। इंटरेस्ट पहला इंटरेस्टिंग था, दूसरा एक्चुअल है। पहली भी चीज सही है, दूसरी भी चीज सही है। अब जब उससे बियॉन्ड जाएगा, बिटवीन पुराण एंड वेद में एक्चुअल है, पुराण में उसको इंटरेस्टिंग बना के वही चीज बताने का प्रयास किया है। हाँ, बट ये भी है कि पुराण में कभी चीज गलत नहीं बताता है, लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं वैसा।
तो वही है कि गलत चांद की 27 बीवियों का नहीं बताया, बट अगर आप बोलोगे कि नहीं चांद की 27 बीवी थी, मैं भी 27 शादी करूंगा तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको फिजिकल एक्सपेक्ट नहीं पता है आपके धर्म का। आप मॉरल एक्सपेक्ट में लेके अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो कि नहीं चांद ने किया तो मैं भी करूंगा। तो भाई तू जा 3000 किलोमीटर ऊपर, वहां पे तू रह के जिंदा रह के तो हम खुद करा देंगे तेरे 27 लोगों से शादी। अब जैसे भगवान शिव का बोलते हैं कई लोग, भगवान शिव भांग मदिरा का सेवन करते थे, तो हम भी करेंगे, भगवान शिव के नाम पे नशा कर रहे हैं। जहर भी पी ले। भगवान शिव तो कालकुट का पूरा जहर पी गए थे ना, वो भी समुंदर जितना। तुम 1 लोटा पी लो, जिंदा बच गए तो 5-7 बूंद पी लो, बहुत। हाँ 5-7 बूंद तो कम हो जाती हो। नहीं पी लो, हम हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे ना। हाँ जिंदा बच गए तो मेरी तरफ से जिंदगी भर के लिए मदिरा पान फ्री। सही बात है। मतलब जिस हिसाब से आपके टेक्स्ट मैसेजेस आए जा रहे हैं ना, तो 27 शादियां आपकी होती लग रही है मुझे। 27 छोड़ दो। तो अब आप फिजिकल एक्सपेक्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे ना, मॉरल एक्सपेक्ट पे आप कभी खड़ा नहीं हो सकते। अगर गाय एक पूजनीय जानवर है और आप उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं जानोगे कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है हमारे अर्थ में, हमारी अर्थ की जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको कैसे कवर करती है गाय का एक प्रेजेंस उस चीज़ को कैसे कवर करता है, अगर आप वो चीज़ नहीं जानोगे तो आप क्या करोगे, आप उसका बीफ बनाने को भी आप जस्टिफाई कर दोगे। मतलब आप वाटर टेबल तक को सुधार सकते हो अगर आप गाय को संरक्षित करते हो तो। संरक्षित करते हो तो, बट उसको मानेंगे नहीं ना लोग, क्योंकि आप फिजिकल एक्सपेक्ट जानते ही नहीं धर्म का, और फिर सीधा आप स्पिरिचुअल बनने में चले जाते हो। जो जितने भी ई सनातनी है ना, ई सनातनी है, ई टनाटनी बोलना चाहते हैं, जो अपने बायो में धर्मो रक्षता रक्षति लिखते हैं और अपने एक्शन को प्रूव करने के लिए एक रील डाल देते हैं, कृष्ण कहते थे ऐसा वैसा, वो डाल के अपने आप को एक सनातनी बनने की राह में निकल पड़ते हैं ये लोग। बट इनसे ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल साइंस को इसका जान नहीं रहे हो। अब जैसे देखो, ये बात थोड़ी कंट्रोवर्सी है पर मैं बोलना चाहता हूँ स्टिल। हाँ कोई बात नहीं, मैं कटवा दूँ अगर ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली। ठीक। अब देखिए, राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ बनना चाहिए, बट आपने उसी जगह में 5 एकड़ ज़मीन दी है और वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनने की बात चल रही है। ठीक है, सबसे बड़ा मस्जिद बन गया अगर इन फ्यूचर, वहाँ पे बीफ तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। भगवान राम की जन्मभूमि में बीफ मिलेंगे, कटेंगे, है ना, गाय कटेगी। दैट टोटली डिपेंड्स ना, आई थिंक। मतलब अगर आप उस एरिया में ही आपने तो यूपी में पूरे में बैन कर रखा है ना, यूपी में अगर बैन है तो कैसे मिल जाएगा? मतलब यूपी में बैन है, बट यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ना बीफ का। फिर भी वो है, पर वो इवेंचुअली आप गवर्नमेंट के बेसिस पे उसको बैन कर सकते हो ना। अब उसको किस तरीके से धार्मिक लेवल में आप कर ही नहीं सकते ना, वो तो उनका रिलीजियस राइट है, उनका रिलीजियस राइट है। नहीं, ऐसा रिलीजियस राइट नहीं है। अगर यूपी में बैन है तो वो चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, वो सबके लिए बैन है। वो ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो मैं खाएगा, स्टिल अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा वो ठीक है, कंजप्शन वही है। बट बीफ जो है उसका अर्थ ये नहीं है कि गाय ही है, बीफ का अर्थ भैंस भी होता है। हाँ, तो वो भैंस का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा, वो गाय का नहीं होता है एक्चुअली। गाय, बट इंडिया सबसे ज्यादा वो बीफ का प्रोड्यूसर जो है ना, वो एक्चुअली भैंस है, वो गाय नहीं है। नहीं, गाय भी करता है, गाय का करता है, पर गाय तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते ना हम लोग। कौन सा केरला कर सकता है जहाँ पे वो है, बट अदरवाइज जो स्टेट्स जहाँ पे बीफ बैन है वो लीगली कैसे एक्सपोर्ट कर देगा बताओ? वो तो पकड़े जाएंगे। इलीगल होता है, इलीगल भी नहीं हो सकता ना, फिर वो आपको पता नहीं चलेगा अगर इलीगल है तो। मुद्दा यहाँ पे ये है कि बीफ को एक्सपोर्ट किया जाता है, बट वो भैंस है, वो गाय नहीं है। अब यहाँ पे जो लॉजिक जो लोग दे देते हैं वो ये दे देते हैं कि बोवाइन जो है, जिसका आपने दूध पी लिया तो उसको आप माँ के समान मानोगे, और चाहे फिर वो गाय है चाहे वो भैंस है, आप उसको नहीं मार सकते हो। ये लॉजिक आ जाता है। बट जो हमारा जिसकी हम पूजा करते हैं वो गाय ही है।
अब देखो मैं टाइगर रिजर्व में काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरे को पता है कि गाय, आप बचपन में कभी गाय मरी हुई देखे हो? हाँ, कितने, बहुत देखी होगी। जब आप बड़े हो गए, मतलब आफ्टर 21वीं शताब्दी के बाद, मतलब 2000 के बाद दिखना कम हो गई, बहुत कम हो गई। आपको रास्ते में शायद दिखती भी नहीं होगी गाय मरी हुई। जा रही कहाँ है? ये तो MCF वाले, मतलब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, वो साथ साथ उनको बोल देते हैं, वो साथ साथ उठा के ले जाते हैं। अब उसका लेदर निकलता है, सारी चीजें होती हैं, मास में जाता है, कहाँ जाता है नहीं पता ना। नहीं, वो नहीं पता, पर वो जनरली ऐसा होता है कि जो हरियाणा में हो रहा है वो तो उनको दबा दिया जाता है। वो तो मैं देखता हूँ, तो वो ऐसा होता है, दबा दिया जाता है। अब क्या है कि हम वल्चर कंजर्वेशन में काम कर रहे हैं, तो हम एक चीज़ फॉलो करते हैं कि अब गिद्धों को क्या खाना नहीं मिल रहा है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है उनके ख़त्म होने का, क्योंकि उनको डेड बॉडीज मिल ही नहीं रही है खाने के लिए। हाँ, वो सीधा सीधा दफना देते हैं ना, जो भी डेड बॉडी होती है उसको सीधा कर देते हैं, दफना देते हैं। बट ये भी आप मान के चलिए कि हर किसान के पास दफनाने के लिए जगह नहीं है, और बहुत सारी गाय एक्सीडेंट होकर मरती है। जैसे अब हम जब अंडर कवर फार्मेसी सर्वे जब कर रहे थे, अंडर कवर फार्मेसी सर्वे, तो क्या होता है कि वल्चर्स को डाइक्लोफिनेक दवाई लगाना मना है, पर फिर भी उसका लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी गाय को ट्रीट करने के लिए, जिससे वल्चर्स की डेथ हो जाती है। तो अब जब मर जाती है वो गाय, वो एक्चुअल में जाती कहाँ है, हमको ये खोजना था, क्योंकि हमको डंपिंग साइट्स नहीं मिल रहे जहाँ पे गायों को जाके रखा जाता था ताकि वल्चर आके खाएं। अब क्या होता है, डंपिंग पिट्स बन गए कि उस जगह में कहीं पे भी जगह मिलती है, खोदते हैं, गाय को डाल देते हैं और बंद कर देते हैं, उसको कोई जानवर नहीं खा पाता। ऐसा हो रहा है। बट 90% केस में गड्ढा नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है चीज़ें। आप 6 से 7 हज़ार रुपये लगाओगे गाय को उठाने के लिए। गाय कितनी भारी होती है, 140 किलो 150 किलो की गाय होती है। आप उसको उठा के कहीं लेके जाओगे, किसी की ज़मीन में आप गाड़ नहीं सकते, किसी का प्लॉट हो गया, किसी को इजाज़त नहीं है। एक किसान जो गरीब आदमी है वो उसको दफनाएगा नहीं। अब क्या होता है कि हमारे सामने एक गाय का एक्सीडेंट हुआ, जब हम सर्वे कर रहे थे, हम वहाँ पे बैठ के पेशेंटली देख रहे हैं कि गाय का करेगा क्या। हम खुद गांव वाले बन के गए, बनियान गंजी पहने, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, हम पता करें। तो अब क्या होता है, हाईवे के पास में एक गाय का एक्सीडेंट हुआ। अब गाय का एक्सीडेंट हुआ, गाय मर गई। गाय मरी है तो अब क्या करेंगे ये लोग। हम सोचे कि भैया अब करोगे क्या गाय का, कहाँ गाड़ोगे, कैसे करोगे, कहाँ लेके जाओगे। तो बोलता है कि रुकिए एक बात बताता हूँ, ये पास में एक ढाबा है, हम उसको जाके देंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये हमको देगा। तो ये कहाँ की बात है? मैं जगह नहीं बता सकता, अच्छा। तो कॉन्फिडेंशियल बातें, बट मैं स्टेट तो बता सकते हो ना? नहीं, स्टेट भी नहीं बता सकता मैं। अच्छा। क्या कि ऐसे हम नाम नहीं ले सकते किसी का। एक्चुअल में होता सब जगह है ये, क्योंकि ये क्या है कि गाय जो होती है ना, जब मर जाती है, आपके पास 70 से 80 किलो मांस है, जो कि बहुत सस्ते रेट में आपको मिला है। अब आप उसको बना के किसी भी चीज़ में डाल दो, किसी को पता नहीं चलने वाला, बट आपका फ़ायदा बहुत हो रहा है। अगर एज अ रेस्टोरेंट ओनर आपका फ़ायदा बहुत है। तो क्या करते हैं, देखो गाय मरी, मोची आएगा, पूरा स्किन लेके चले जाएगा, वो आपको पैसे दे के जाएगा। हड्डी ले जाने वाला आएगा, जिससे लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं, वो हड्डी लेके जाएगा, वो आपको पैसे देगा। गाय का मांस लेके जाएगा, वो आपको पैसे देगा। आपकी गाय पूरी डिस्पोज हो गई। अब उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिसोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाय चले गई, मतलब अगर गाय मरी भी है तो आपको फ़ायदा दे के गई। तो अब क्या है कि इवन इफ इज़ अ हिंदू, अगर उसको फ़ायदा दिखता है तो वो दे देगा, जो कि मोस्टली हर जगह होता है। और लोग जो लेके जाते हैं, मतलब हमारे सामने जब हम ये देख रहे थे कि गाय का मांस होता है, कि एक बार क्या हुआ, गाय का एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से, फ़ोन आया कि गाय का एक्सीडेंट हुआ है, तुम लोग जाओ। अब हम लोग क्या कि हम लोग को ये देखना रहता है कि वल्चर्स पहले कहाँ आते थे, तो उस एरिया में आते थे, तो वहाँ पे गाय का एक्सीडेंट हुआ है। वल्चर्स एक भी नहीं आए, 2 दिन हो गया गाय वहीं पड़ी हुई है। एक आदमी आया, पूरा स्किन करके चले गया गाय को, उसका जो मांस बचा है वो एक आदमी लेके गया जो मांस का व्यापार करता है, जो मछलियों को फीड करता है खाना, वो लेके चले गया। उसके पास से हिंदू आदमी आया और उसको खरीद के लेके चले गया। गाय पूरी डिस्पोज हो गई, वल्चर के लिए नहीं बची खाने के लिए।
मतलब मार्केट में आप जितनी भी शॉप से अगर आप नॉनवेज लेते हैं, आपको नहीं पता कि वो किस जानवर का मांस है। अंकुर आर्य जी बोल रहे थे ना कि कुत्ते भी रहते, बिल्ली भी रहते। ये भी बात सच है, क्योंकि जब हम पूरा वो निकाले ना कि कौन से होटल में या फिर कितनी होटल में, फॉर एग्जांपल हम एक हाईवे फॉलो करते हैं। क्या हुआ? अच्छा, वो तो रहा रिकॉर्ड। क्योंकि जब हम एक हाईवे फॉलो करते हैं कि कौन सा मीट कहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, अब जब हाईवे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको कुत्ते का भी मांस मिलेगा, जो चिकन बोल के या रेस्टोरेंट में बकरा बोल के खिला दिया जाएगा, कुत्ते का भी मांस मिलेगा। अब 5 साल पहले वाली रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कोलकाता के 60% होटलों में कुत्ते का मांस और बिल्ली का मांस मिल रहा था। ये बातें कोलकाता की है, तो सोचो ऐसी जगह में क्या हालत होगा। कुत्ते का भी मांस मिलता है, बिल्ली का भी मांस मिलता है, और गाय का भी मांस मिलता है, और कुछ कुछ जगह में तो आपको ह्यूमन भी मिलेगा। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है किसी बॉडी को डिस्पोज करने का? पका के खा जाओ। अभी इंटरनेट है करके हमको कुछ केसेस ऐसे मिले हैं कि ह्यूमन के जितने भी मीट है वो फ्रिज में मिल गए। बट पहले से होता है, क्योंकि कैनिबलिज्म बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। सो क्या है कि अगर आपको धर्म के बारे में नहीं पता, उसके फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसको एक अपना व्यापार बना लेते हैं। अगर व्यापार बन गया तो फिर आप धर्म को नहीं फॉलो कर सकते, सीधी सी बात है। तो अगर व्यापार बन जाता है, अयोध्या में भी अगर जैसे KFC को भी ज़मीन दे दी है बोलते हैं काशी में, ठीक है, KFC वाले खरीदे हैं वहाँ पे ज़मीन अपने स्टॉल लगाने के लिए। ये मेरे को ट्विटर से पता चला है, पर मैं इसको कंफर्म तो नहीं करूँगा, बट कई लोग बोल रहे हैं। मैं अब ट्विटर का वो देखना पड़ेगा, मतलब अभी मैं भी कंफर्म, हम भी कंफर्म नहीं कर सकते। बट अगर ये बातें सच है तो आप सिर्फ बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं अपने धर्म को, ना कि उसकी स्पिरिचुअलिटी के तौर पे देख रहे हो। क्योंकि आपके घर में भी एक पूजा रूम होगा ना। अब कितने लोग आते हैं आपके पूजा रूम में? मतलब जो घर के लोग हैं, जो घर के लोग सिर्फ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ना है ना, भगवान के थ्रू। अगर आप उसको व्यापार बना लोगे तो क्या ओयो में दे दोगे वो रूम को किराए में? नहीं दोगे ना। तो काशी को क्योटो से कंपेयर करने का क्या मतलब? तो वही चीज़ होती है कि अगर आप एक राम मंदिर बनाया, उसके साथ आप अगर 5 एकड़ ज़मीन भी दे रहे हो, तो ये आप अपने आप को जीता हुआ नहीं कह सकते, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि तुम भी सही, हम भी सही, तुम जिसको जो करना है करो। और एज यू नो कि वो हमारे धर्म से डायरेक्ट उल्टा काम करते हैं, तो आप उनको भी मना नहीं कर सकते। तो ये भी एक फ्यूचर डिस्प्यूट बन जाएगा, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को गलत मानेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो दिया ना 5 एकड़। ये बात हो जाती है। तो कहीं पे भी अगर आप व्यापार डालोगे ना धर्म में, तो वो फिर धर्म आप फॉलो नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गौवंश की हत्या जो होती है ना, वो इनडायरेक्टली हिंदू ही करता है। मीन्स आप कभी, मैं 100% बता रहा हूँ, आप कोई ना कोई ऐसे इवेंट पे गए होगे, गौ रक्षा वाले इवेंट पे गए हैं आप? हाँ, गए होगे। पर वहाँ पे जैसे हम लोग गए थे, गौ रक्षा का इवेंट हुआ, बहुत बड़ा इवेंट हुआ। लास्ट में क्या बोलते हैं कि आपके भोजन की व्यवस्था हो रखी है, जाइए भोजन कर लीजिए। और उसमें स्टायरोफोम यूज़ करते हैं, देखिए ना, प्लेट एक तरीके का प्लास्टिक से बनी हुई प्लेट रहती है, थोड़ी सी दबती है, वो फोम जैसी होती है, स्टायरोफोम का प्लेट, थर्माकोल सी। गाय सबसे ज़्यादा वो खा के मरती है। अब क्यों मरती है? क्योंकि हम उसमें खाने का चीज़ डालते हैं। अब गाय का क्या है कि आँख तो थोड़ी ऐसे रहती है, मतलब वो अपने इधर उधर का देखती है, अपने आप को नेविगेट करती है, बट उसका जो मेन फूड खोजने का जो सोर्स होता है उसकी नाक होती है। तो उसमें खाने की खुशबू आ रही है, तो वो स्टायरोफोम को खा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब पेट में जब बहुत ज़्यादा जम जाता है ना, उससे मौत हो जाती है। मतलब आपने एक इवेंट किया गाय बचाने का, पर उसी इवेंट के कारण आपने 200 गायों की हत्या भी कर दी स्टायरोफोम यूज़ करके। हम कुतुब मीनार पे बात करने के लिए बैठे थे और गौवंश को बचाने, मतलब वही है कि अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट नहीं जानेंगे धर्म का, तो आप ही हानि कर रहे हैं। सही बात है। तो सेम कुतुब मीनार का वो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कुतुब मीनार को क्लेम भी कर लेते हो एज अ हिंदू टेम्पल, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, देन इट्स नो यूज एट ऑल। अच्छा, यहाँ से रिलेट कर दिया भाई ने अब। उसका कोई मतलब ही नहीं है अगर आप उसका एक्चुअल रीज़न नहीं जानोगे कि क्यों बनाया गया। क्योंकि विक्ट्री टावर हमने बनाया करके आप गौरवान्वित महसूस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आपको समझना भी चाहिए।
अगर आप कुतुब मीनार को यूज़ करना नहीं जानेंगे तो आप कितना भी चांद को देख लो, तारे को देख लो, यू विल नॉट नो कि भाई कौन सा महीना है, क्या है, कुछ नहीं, आपको आएगा ही नहीं कभी। पंचांग देखना भी ज़रूरी है, तारे देखना भी ज़रूरी है, सब देखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो मैं बोलता हूँ ना, ई सनातनी, इन लोग को फॉलो करना बंद कीजिए, वरना हम गलत आदमी को फेमस कर देते हैं ना, कई बात पता चला ना अभी। चलो ई लफड़ा तो हम वही है कि किसी का भी ना चैनल को ना देख के आप ना उसको अंधा फॉलो मत करो, क्योंकि गीता कोट करने वाले बहुत हैं, पुराण कोट करने वाले बहुत हैं, रियलिटी और रियल साइंस कोई नहीं बताएगा, कि घर में बैठे बैठे कोई नहीं बता सकता आपको, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो आई थिंक इट्स अ गुड वे, या एक गुड नोट है जहाँ पे हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। तो आपको अभिषेक जी के विचार कैसे लगे वो आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। कितना आप इनके विचारों से सहमत हैं वो भी आप कमेंट्स में लिख के बताइए। क्या बातें इनकी अच्छी लगी और क्या बातें अच्छी नहीं लगी वो भी लिखो। साला पूरा प्रस्ताव लिखो अभिषेक के ऊपर हवाई लेके कुछ भी करो। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पॉडकास्ट का सबसे मज़ेदार फॉर्मेट ही है कि आप यहाँ से शुरू करते हो और यहाँ पे पहुँच जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। बात है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, और ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इसी तरीके से हम अन्य टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो हम करेंगे। अभी इनका भोजन का समय हो गया है, काफ़ी लेट हो गए, तो अब हम भोजन करते हैं और फिर कभी किसी और गेस्ट के साथ, या जब ये वापस आए तो इनके साथ फिर से आपको दिखेंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल, और आप हमें सब्सक्राइब भी करें और इसी तरीके से हमें देखते रहें। धन्यवाद। राम राम।